अटेंडेंस लगा दीजिए अपनी। अर्जुन, मेगा, अपनी अटेंडेंस लगाओ। अपनी 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 अटेंडेंस लगा लो सबके सब। देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबने अपने अपनी अटेंडेंस लगा ली। चलिए, सब ज्वाइन हो रहे हैं अभी। 2 मिनट हो रहे। मेघा आ गई, अर्जुन आ गए, गौरी, हिना, सिया। शुभम नहीं आया अभी तक। जस्ट मैं उसको एक रिमाइंडर दे देता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। जब मैंने कल जो क्लाइंट को क्लोज किया, मैंने कैसे किया, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मतलब क्या, मतलब कैसे क्या किया मैंने, स्टार्टिंग से क्या हुआ, सब कुछ बताऊंगा। क्या प्रॉब्लम हुई, हम कैसे मिले, फिर मैंने उनका एक्सेस कैसे लिया, हम मतलब कैसे बातचीत हुई, किसके थ्रू वो मेरे पास आए। सारी चीज में एकदम पूरा एकदम डेप्थ में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की मेगा। ओके। तो सारी चीज में अभी आपको डेप्थ सारी चीजों को और डिटेल में बताऊंगा, है ना। सो सारी उसको मैं स्टेप बाय स्टेप पहले बताऊंगा। देन उसके बाद जो अपना, चलिए अर्जुन कुछ पूछना चाहते हो? मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ अर्जुन। हेलो। हाँ अर्जुन। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं ये कह रहा था कि सर जैसे कि अभी हम लोग मेटा ऐड सीख रहे हैं सर, उसके लिए हम लोगों को फेसबुक पेज की ज़रूरत पड़ती है, राइट सर, और एक प्रोफेशनल इंस्टा आईडी की ज़रूरत पड़ती है सर। तो फिर मतलब हम लोग तो डायरेक्ट इसमें ऐड को रन करना सीख रहे हैं, तो क्या आप बोल सर कोई ऐसा वीडियो या फिर आप कुछ क्लास दीजिए कि जिससे हम लोग एक नया फेसबुक पेज क्रिएट कर सकें। फेसबुक पेज क्रिएट करना तो सिंपल है। बस जैसा जो मैंने क्लास में बताया था, मेरी एक यूट्यूब की एक वीडियो दे दूंगा जिसमें पूरा फेसबुक पेज क्रिएट करना सिखाया है। और एक वीडियो दे दूंगा जिसमें इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना सिखाया है। ठीक है, इन दोनों को सीख लोगे, फिर वो दोनों को लिंक करना तो मैंने बताया है कि दोनों को लिंक कैसे किया जाता है। बस इतना ही काम रहता है उसमें। फिर राइट सर, उसके बाद राइट। सीधा वही अपना बिजनेस मैनेजर हाँ जो सर, वो मैंने वीडियो का टॉपिक लिंक आपको। आप, बिल्कुल अर्जुन। राइट सर, आप एक बार वो लिंक आप ग्रुप ग्रुप में दे दें। चलेगा चलेगा। तो ठीक है अर्जुन। ओके ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक है ना। तो पहले अब उन क्लास में आगे बढ़ने के पहले पहले उन वो स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो मार्केट में कैसे काम किया जाता है और ये कैसे आपको हेल्प करेगा, है ना। सारी चीज मैं अभी आपको बताता हूँ। जस्ट अ मिनट। हम्म मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओके। सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन।
चलो देखो, अब मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या कैसा क्या मैंने किया, सारी चीज मैं अब आपको डिटेल में बताता हूँ। मैंने आपके लिए रो मटेरियल तैयार किया है। देखो, सबसे पहले स्टेप समझो कि क्या स्टेप हुई थी, है ना। अ, और मुझे क्लाइंट कैसे मिला एंड आपको कैसे करना है इस स्टेप को। देखो, सबसे पहले अगर आप देखो तो मैंने क्या किया था, एक पहले गूगल माई बिजनेस पहले सेटअप किया, करीब लगभग 1 नवंबर को मैंने। मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या स्क्रीन शेयर से वगैरह? एक बार कमेंट में बता दो, 2 मिनट में कमेंट चेक कर लेता हूँ। चेक कर लीजिए आप, कुछ इश्यू आ रहा होगा तो आपकी तरफ से आ रहा हो, मेरी तरफ से सब बराबर है। ओके, चलो कुछ इश्यू आ रहा था, आप लोगों को कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा है ना? मतलब मेरी वॉइस प्रॉपर बराबर आ रही है कि नहीं, या फिर स्क्रीन शेयर प्रॉपर हो पा रही है कि नहीं? कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है? नो अर्जुन, नो, ठीक है। ओके ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ ना। अ, ठीक है, ये स्क्रीन आपको दिख रही है ना? तो देखो, अब पहले क्या हुआ। सबसे पहले 1 नवंबर को मैंने क्या किया, गूगल माई बिजनेस को यहाँ पे सेटअप किया था। क्योंकि मैं पहले एमपी में रहता था, मतलब एमपी में पहले रहता था। देन मैं रिसेंटली अभी 2 या 3 महीने हुए मुझे, 3 से 4 महीने हो गए। एंड मैं राजकोट में शिफ्ट हो चुका हूँ, राजकोट की था गुजरात में, ठीक है, मैं यहाँ पे शिफ्ट हो चुका हूँ अभी 2-3 महीने पहले। सो जब मैं यहाँ आया था अक्टूबर नवंबर में आया था, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गुजरात के लिए, राजकोट के लिए कीवर्ड लगा के मैंने अपना जीएमबी सेटअप किया। एंड उसमें फिर मैंने कुछ लोकल एसईओ कीवर्ड लगाए। ओके, जैसे लोकल एसईओ कीवर्ड डाले मैंने राजकोट को टारगेट करते हुए। कैसे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन राजकोट, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल सर्विसेज, एसईओ सर्विसेज। इस प्रकार से मैंने कुछ अपने कीवर्ड्स डाले, ठीक है। एंड जब मैंने सेटअप किया तो जब मेरा रैंक चल रहा था, 40वां रैंक चल रहा था। क्योंकि यहाँ पे राजकोट में ऑलरेडी जो बहुत अच्छे अच्छे डिजिटल मार्केटर वाले बैठे हुए, सो जो टॉप 3 पे जो रहते, वो उनके मतलब बहुत बहुत ज्यादा वो ऊपर रहते। तो जब मैंने सेटअप किया तो मैं एकदम बहुत नीचे था, 40 पे, एकदम स्क्रॉल कर करके थक जा रहे थे, तब आ रहा था अपना नाम, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा उसमें कुछ एसईओ वगैरह किया, कुछ ऐसा किया। एंड थोड़ा सा उसमें बहुत काम किया, मतलब इतना भी काम नहीं किया, थोड़ा बहुत काम किया जितना इतना टाइम मिलते गया। एंड धीरे धीरे थोड़ा सा वो रैंक पे आने लगी, 40 से थोड़ा, फिर वो 25वें नंबर पे आई। सो फिर 7 तारीख को क्या हुआ, 7 जनवरी को एक मुझे क्लाइंट का कॉल आता है, जो इंटीरियर डिजाइनर था, ठीक है। एंड उसका मुझे कॉल आया था। उनने बोला कि दीपक सर, मैंने आपका गूगल पे देखा, मैंने गूगल पे सर्च करा था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन राजकोट, तो मुझे आपका दिखा उसमें। तो आप थोड़ा बताइए अपनी सर्विस के बारे में। तो मैंने उनको अपनी सर्विस के बारे में सारी डिटेल बताई कि हम मेटेड्स लगाते हैं, ठीक है। 20,000 रुपए का हमारा वो रहता है, सर्विस पर मंथ का, ठीक है। ये पर मंथली का रहता है, ओके, मंथली का रहता है। एंड उसमें से 15,000 रुपये हम आपके एड में लगाते हैं। एंड 5,000 रुपये हमारे सर्विस चार्ज रहती है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है सर, मैं आपसे बहुत जल्दी करवाऊंगा, है ना। सारी चीज जब उनको डिटेल में बताया था, उन्होंने बोला ठीक है सर, मैं आपसे बहुत जल्दी कराऊंगा, अभी मेरा उतना बजट नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। एंड ये फिर मेरा 25वें नंबर पे आया था, मैंने ये कीवर्ड के ऊपर काम किया था और यही कीवर्ड पे उनने सर्च किया था। अब आप सोचो, जब मेरा 25वें नंबर पे और क्लाइंट सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन राजकोट, तो उसको मेरा कैसे दिख गया? जबकि वहां तो टॉप 3 में जो फेमस लोग हैं, जो फेमस है, जो ऊपर दिखते हैं, उनके दिखना चाहिए। लेकिन वो पता नहीं, कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे ही रहते जो मतलब ये नहीं देखते कि कौन टॉप पर है, वो ये देखते कि कौन अच्छा काम कर सकता है, कौन अच्छा दे सकता है सर्विसेज। तो वो ऐसे जब सर्च करते 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 उनको पता नहीं मेरा कुछ बारे में पता चला। एंड उन्होंने मेरे वहां से इंस्टाग्राम आईडी देखे, इंस्टाग्राम से वो इंस्पायर हुए कि यार ये जो बंदा है बहुत अच्छा है। फिर वो मेरे यूट्यूब चैनल पे गए, यूट्यूब चैनल पे मेरा कंटेंट देखे उन्होंने, फिर वहां से उनको ट्रस्ट बिल्ड हुआ, ठीक है। एंड फिर जब वो उससे कनेक्ट रहे, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने डायरेक्ट कॉल नहीं किया था मुझे। उन्होंने सब बाद में मुझे बताया था कि सर, मैंने आपको कम से कम 1 हफ्ते तक मैंने आपको फॉलो किया, मैं देख रहा था कि सामने वाला बंदा कैसा है, फिर तब जाके उन्होंने मुझे कॉल किया था।
ओके। फिर इस तरीके से अपन कनेक्ट रहे थे, फिर क्लाइंट से मैं कुछ दिन कनेक्ट रहा, उनको फॉलोअप देते रहा मैं कि अभी हमारा ये ऑफर आ रहा है, एंड अभी जैसे अपना बूट कैंप आया था कि आप सीख भी सकते हो अगर नहीं करवाना है तो, ऐसे मतलब कुछ छोटे मोटे ऑफर दिए थे। तो उनने फिर एक एक दिन क्या किया, 17 जनवरी को एक मुझे क्लाइंट को रेफर किया कि ये मेरा एक फ्रेंड है, पेंटर है, आप इससे एक बार बात करो, क्योंकि इसको भी डिजिटल मार्केटिंग करवाना था। मैं ठीक है। फिर मैंने उससे पर्सनल मीटिंग की 18 जनवरी को। 18 जनवरी को मैंने उनको बुला लिया था कि आप हमारे ऑफिस में आ जाओ या फिर मैं आपके इधर आ जाता हूँ, देन हम एक छोटी सी मीटिंग करते हैं, उसमें मैं आपको पर्सनल 1 to 1 सारी चीजें, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है सब बता दूंगा, ठीक है। सो हम फिर थोड़े दिन मतलब फिर 18 तारीख को ही हम वहां पे मिल गए थे, मतलब ना वो मेरे ऑफिस आए थे ना मैं उनके ऑफिस गया था। हम एक चाय की टपरी पे मिले थे, ठीक है। तो वहां पे हमने चाय पीते पीते पूरी उनको क्लोज कर दिया मैंने। ओके। चाय पीते पीते उनको क्लोज कर दिया क्लाइंट को, और उन्होंने फाइनल डन कर दिया। बट अब क्लाइंट ने बोला मुझे कि मुझे इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं है, तो आप मुझे एक डेमो दो जिसमें आप एक इमेज बना दो या फिर वीडियो बना दो, ठीक है। मुझे एक डेमो चाहिए। सो अब क्या हुआ, अब हमने बोला कि सर हम बिना डेमो के काम नहीं करते यहाँ पे। मतलब जैसे कि ऐसा नहीं कि आपने हमको बोला कि एक वीडियो बना के दो हमको, मैं देखूंगा सैंपल कि ये बराबर है कि नहीं। तो मैंने बोला हम ऐसा नहीं करते। हाँ, अगर आपको एक वीडियो बनाना है तो वीडियो का जो चार्जेस है वो होता है 500 रुपये पर वीडियो। तो आपको अगर एक वीडियो बनाना है तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, बोले मैं पे कर दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर एक वीडियो के फिर मैंने 500 उनको बोला। एंड 26 जनवरी को मैंने उनको एक वीडियो क्रिएट करके दिया, ठीक है। एंड 26 जनवरी को फिर क्लाइंट ने मुझे 500 रुपये पेमेंट डाल दिया। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, ये अच्छा वीडियो बना, तो उनको और ज्यादा ट्रस्ट आ गया, ठीक है। एंड फिर 1 फरवरी को फिर क्लाइंट का कॉल आता है कि हमको आज से स्टार्ट करना है। एंड फिर हम हमारी जो मीटिंग हुई थी वो भी कहाँ पर हुई पता है आपको? ना वो मेरे ऑफिस में हुई ना उनके ऑफिस में हुई। अब हम पता है कहाँ पर मिले, गार्डन में मिले। कहाँ पर? गार्डन में। तो क्लाइंट का कॉल आया कि कहाँ पर मिले, मेरे घर पे थोड़ा कुछ मेहमान वगैरह आए थे। मैंने बोला एक काम करो, आप इधर गार्डन में मिलो मेरे से, ठीक है। फिर वो गार्डन में आए, मैं भी गया उनके गार्डन में। एंड फिर वहां पे गार्डन में बैठ के फिर मैंने उनका सब एक्सेस वगैरह सब कुछ लिया, है ना, सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से का पूरा हमारा वो चला था, काम हुआ था, है ना। एंड और देखो और चीज मैं आपको बताता हूँ, एंड थोड़ा सा नीचे में करके लेता हूँ, सारी चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि आप भी बिगिनर हो, आप भी मेरी तरह इस तरीके से काम करोगे ना, तो आपको ये बहुत मदद करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये करीब आधा घंटा लगा के पूरा नोट्स लिखा आपके लिए, ताकि आपको एक एक चीज की जाए पता चले कि कैसा कैसा मार्केट में कैसा काम होता है ना। चलो, अब देखो। ये वो हो गया था, फिर कहा थे अपन 1 फरवरी को ये अपन यहाँ मिले, 4 से 6 मीटिंग। एंड पेमेंट डन किया, उन्होंने 5,000 रुपये मेरे खाते में डाले कि लो सर, ये आपके सर्विस चार्ज अभी से। एंड ये मतलब मैंने उनसे एडवांस पेमेंट ले लिया था कि आप हमें अभी अपना एडवांस पेमेंट दे दो। फिर उन्होंने एडवांस पेमेंट दिया। अब देखो, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या आई, क्योंकि अब मुझे क्या करना था, उनका सब कुछ करना था, पूरा काम करना था। तो अब देखो क्या सिचुएशन बनी यहाँ पे। सबसे पहले क्लाइंट के पास कुछ भी नहीं था, ना उनके पास फेसबुक पेज था, ना उनके पास इंस्टाग्राम का जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है ना, जो अब उन बिजनेस के लिए बनाते हैं, वो इंस्टाग्राम नहीं था। उनके पास व्हाट्सअप बिजनेस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास, तीनों। मतलब उनके पास फेसबुक की प्रोफाइल थी, क्या थी? प्रोफाइल थी, जो पर्सनल प्रोफाइल होती है ना, 5,000 फ्रेंड ऐड कर सकते हैं। एंड उनके पास इंस्टाग्राम था, लेकिन वो भी पर्सनल था, जिसमें उन्होंने पर्सनल फोटो वगैरह डाल के रखे, ठीक है, वो था। और जो व्हाट्सअप था वो नॉर्मल वाला था, नॉर्मल व्हाट्सअप था। अब मैंने क्या किया, सबसे पहला मेरा स्टेप क्या हुआ, जब मैं क्लाइंट से मिला तो मैंने उनको सबसे पहले क्या किया, मैंने उनका फेसबुक ओपन किया, फेसबुक की प्रोफाइल की, और उसका पासवर्ड चेंज कर दिया। पासवर्ड इसलिए चेंज किया क्योंकि जब हमको एक्सेस लेना पड़ता है ना, तब जब हम एक्सेस लेते हैं तो हमको पासवर्ड एंटर करना पड़ता है एक्सेस देने के लिए। मतलब क्लाइंट के मोबाइल से एक्सेस देने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने बोला कि मुझे पासवर्ड याद नहीं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक नया पासवर्ड क्रिएट किया। फिर फेसबुक पेज क्रिएट किया मैंने, हाथों हाथ फेसबुक पेज भी क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने पर्सनल व्हाट्सअप का क्या किया, बैकअप लिया। जो पर्सनल उनका व्हाट्सअप था, मैंने बोला सर ये आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें काम नहीं होता है। आपको जो लीड आएगी ना, आपके व्हाट्सएप पे नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो हमारा मेटा एड मैनेजर है वो पर्सनल व्हाट्सएप को सपोर्ट नहीं करता। तो ये डिलीट करो। तो क्लाइंट ने बोला अरे डिलीट करूंगा, मेरे तो जरूरी चीज है इसमें, वो तो सब डिलीट हो जाएगी। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, आप अपनी ईमेल आईडी दो, आपकी जो ईमेल आईडी है ना, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसका बैकअप ले लेंगे। क्या करेंगे? बैकअप ले लेंगे। फिर बैकअप में कम से कम 10 मिनट लगे। 10 मिनट बैकअप लिया।
फिर वो व्हाट्सएप को मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करके फिर मैंने बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हाथ के साथ और उसको सेटअप कर दिया। जैसे उसमें कुछ ग्रीटिंग मैसेज लगा दिए कि ऑटोमेटिकली उनको मैसेज चले जाए, है ना। एंड कुछ प्रोडक्ट के कैटलॉग डाल दिए, क्योंकि जो सामने वाला जो क्लाइंट था ना, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। उनने बताया मैं बस पहली ही पढ़ा हूँ, मतलब फर्स्ट क्लास वो पढ़े। एंड वो बिहार के थे, वो अभी यहाँ पर राजकोट में काम करने के लिए आए वो। ठीक है, तो उनको ना इंग्लिश बोलते आती है ना इंग्लिश में मैसेज पढ़ते आता है, उनको कुछ भी नहीं आता, पूरा जीरो थे वो। अब ऐसे क्लाइंट को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल। ठीक है, तो अब देखो फिर ये सब हुआ। एंड उसके बाद जब मैंने डिलीट करके नया सब सेटअप वेटअप कर दिया, और उसके बाद फेसबुक पेज को व्हाट्सएप से मैंने लिंक किया, जैसा मैंने आपको बताया था ना, अकाउंट को लिंक करते फेसबुक पेज पे जाके। फिर मैंने उसको कैसे अपने फेसबुक पेज को कैसे व्हाट्सएप से मैंने लिंक किया। ओके, फिर उनकी फेसबुक प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की। एंड मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल पर फ्रेंड लिस्ट में हम ऐड हो गए। ठीक है, जैसे ये उनकी प्रोफाइल थी और ये मेरी प्रोफाइल है। ओके, हम दोनों क्या बन गए, फ्रेंड बन गए। ये जरूरी जरूरी था फ्रेंड बनना, क्यों? क्योंकि जब मैं एक्सेस लेता हूँ ना, तो वो एक्सेस जब देते टाइम वो फ्रेंड लिस्ट की नाम देता है, जो हमारे फेसबुक में ऑलरेडी फ्रेंड है उनकी नाम देता है। तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे फ्रेंड बन गया उनका। ठीक है, स्टेप समझते जाना, स्टेप आप समझते जाना, क्योंकि यही स्टेप आप लोगों को भी करना पड़ता है अगर कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए जो जिसको कुछ भी नहीं आता, पूरा एकदम जीरो नॉलेज है इन सब चीजों का। ठीक है, एंड देखो उसके बाद वो किया मैंने, फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड हो गया। फिर देखो मैंने क्या किया, छठवें नंबर पे इंस्टाग्राम का न्यू अकाउंट क्रिएट किया। अभी इंस्टाग्राम का एक नया अकाउंट क्रिएट किया, क्योंकि उसके ऊपर हम बिजनेस की सारी चीजें डालेंगे। ओके, एंड उसके ऊपर भी मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया। देखो पासवर्ड चेंज क्यों किया, क्योंकि जब हम उसकी ऑलरेडी इंस्टाग्राम की आईडी थी, पर्सनल आईडी थी। एंड जब हम न्यू अकाउंट क्रिएट करते ना, तो न्यू अकाउंट क्रिएट करते समय वो पासवर्ड मांगता नहीं है। ओके, तो पासवर्ड नहीं मांगता, तो उसमें जो पुरानी जो पर्सनल आईडी थी, वो उसी का पासवर्ड उठा लेता है इंस्टाग्राम जब हम नया अकाउंट क्रिएट करते। तो उसने क्या किया, वो वाला ही पासवर्ड उठा लिया उनने ऑटोमेटिकली। एंड फिर मैंने सबसे पहले फिर इंस्टाग्राम पे गया उनके मोबाइल पे, और उनका पासवर्ड इंस्टाग्राम से भी चेंज कर दिया। ओके, एकदम आसान सा पासवर्ड रखा कि वो रिमेम्बर उनको याद रहे। इस प्रकार से इतना आसान पासवर्ड रखा। एंड फिर पासवर्ड चेंज करने के बाद फिर उनका जो प्रोफेशनल अकाउंट में उनको स्विच कर दिया, मतलब जो इंस्टाग्राम का पर्सनल था उसको मैंने प्रोफेशनल मोड में स्विच किया। ठीक है, स्विच करने के बाद मैंने उनका लोगो वगैरह पहले से बना के रख लिया था। जब मुझे पता चल गया था कि ये क्लाइंट मेरा क्लोज हो चुका है, तो मैं लोगो मैंने एआई से बनवा लिया था हाथ के साथ, 1 मिनट में भी। मैंने बोला अब इसको कौन सा प्रोफेशनल लोगो बना के दूं, क्योंकि लोगो के तो अलग से चार्ज नहीं देंगे। तो मैंने हाथ के साथ एआई से लोगो बनवा के हाथ के साथ दे दिया। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करो क्लाइंट की, वो खुश हो जाते हैं कि चलो अरे तो एड चलाने के साथ साथ थोड़ी बहुत हेल्प भी कर रहे हैं। और हेल्प के एआई से तो कर रहे हैं, उनको कौन सा टाइम लग रहा है, तो ऐसा कर देना चाहिए, क्लाइंट खुश हो जाता है। ओके है ना शिवम? ठीक है, ओके। एंड फिर उसके बाद क्या किया मैंने, स्विच होने के बाद फेसबुक अकाउंट लिंक नहीं हो पा रहा था। हाँ, एक दिक्कत ये आ रही थी मुझे, क्या हो गया, 1 मिनट। स्क्रीन शेयर में शायद मेरे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अब मुझे एक प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरा, ये देखो, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। हाँ, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो इंस्टाग्राम है ना, वो फेसबुक से लिंक नहीं हो पा रहा था। तो फेसबुक का जो मैंने पेज बनाया था ना, वहां पे मैंने आपको बताया था लिंक अकाउंट करके करना। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों लिंक नहीं हो रहा था। और वो लिंक इसलिए नहीं हो रहा था, क्योंकि जब हम कुछ भी नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं ना, तो वो उसी दिन, मतलब हाथ के साथ वो लिंक नहीं होता है कभी कभी। मतलब एनी टाइम कभी भी हो जाता है, लेकिन उस टाइम वो नहीं होता है। सो इसको कम से कम 24 आवर या 72 आवर, या फिर कभी कभी ये समझ लो कि 4-5 दिन भी लग सकते हैं, है ना। इसलिए वो लिंक नहीं हुआ वो हाथ के साथ में। तो मैंने लिंक करने का एक बार ट्राई किया, मैं चलो देखता हूँ लिंक होता है क्या, तो लिंक नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। अब देखो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि क्योंकि कभी कभी न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो लिंक नहीं होता, वो बाद में लिंक हो जाता है ना। अब देखो उसके बाद मैंने क्या किया, बिजनेस मैनेजर लॉगिन किया फेसबुक अकाउंट से। 10वें नंबर पे 10वां पॉइंट क्या है, और उनका मोबाइल लिया, बिजनेस मैनेजर को लॉगिन किया, और उनके फेसबुक से लॉगिन किया मैंने, मतलब फेसबुक अकाउंट की आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया। अब उसमें पर्सनल अकाउंट दिख रहा था। ठीक है, 11वें नंबर पे उनका जब लॉगिन किया ना, तो उनका ऑटोमेटिकली पर्सनल अकाउंट उसमें दिख रहा था। फिर मैंने उसमें क्या किया, और उसमें पोर्टफोलियो क्रिएट किया, जो बिजनेस पोर्टफोलियो होता है ना, मैंने आपको सिखाया बिजनेस मैनेजर में,
आप इधर मेन्यू वाले पे जाओगे जहाँ पे सारे क्लाइंट के वगैरह सब रहते, तो वहाँ पे लिखा रहता क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। एंड वहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो किया, और उनका जो कंपनी का नाम था उस नाम से बना दिया। ठीक है, एक पोर्टफोलियो मेरा वहाँ पे एक बन गया। अब फिर मैं बिजनेस मैनेजर की सेटिंग में गया। ठीक है, बिजनेस पे उसमें गया, बिजनेस इन्फो में जो मैंने आपको बताया था कि ये मस्ट करना ही करना है। फिर वहां पे मैंने उनका ईमेल को वेरीफाई कर लिया। ठीक है, इससे क्या होता है, वो अपना एड अकाउंट बैन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, है ना। एंड फिर उसके बाद फिर मैं अकाउंट वाले सेक्शन पे गया, वही बिजनेस मैनेजर के। अभी अपन कहाँ पर है, बिजनेस मैनेजर में। बिजनेस मैनेजर की बात कर रहा हूँ मैं अभी, कंफ्यूज मत हो जाना ना कि एड मैनेजर में थे कि बिजनेस मैनेजर में थे। अभी मैं बिजनेस मैनेजर में हूँ, जो अपना बिजनेस मेटा बिजनेस सूट था ना जिसके ऊपर सारे हैंडल करते हैं अपन, उस पे था मैं। ओके। एंड 14 14 नंबर पे क्या था, और 13 नंबर पे हो गया वो वेरीफाई, 14 नंबर पे अकाउंट पे गया। फिर उसके बाद जो आता है अकाउंट का, जहाँ से सब सारे अपन पेजेस ऐड करते। फिर मैंने वहां पे क्या किया, सबसे पहले फेसबुक पेज कनेक्ट किया, फिर उसके बाद व्हाट्सअप कनेक्ट किया। ठीक है, बट एड अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। मैं जब वो एड अकाउंट उसमें क्रिएट कर रहा था ना, वहां पे मैंने आपको ऑप्शन दिखाया है। चलो एक बार आपको प्रैक्टिकल के साथ भी दिखाते जाता हूँ, अदरवाइज कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मैनेजर, मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आई ना, मैं वो भी बताऊंगा आपको, कि मुझे ये प्रॉब्लम आई, ये एक्सेस नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा होता है कि भाई हम कर रहे, वो एक्सेस नहीं दे रहा, वो क्रिएट नहीं हो पा रहा। हम वहाँ पे वो हो जाते कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा, सर ने तो सिखाया था ऐसा होता है, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा, ऐसी चीजें होती है। ठीक है, तो एकदम बहुत पूरा, देखो मैं यहाँ पे आया था, सेटिंग पे आया था। ठीक है, सेटिंग पे आने के बाद कोड डाल देता हूँ मैं अपना। ये 2FA लगा लिया करो, ये थोड़ा अच्छा रहता है, सेफ रहता है, अकाउंट आपका कोई अकाउंट हैक नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर जिसको आपने अपने बिजनेस मैनेजर का एक्सेस दिया है ना, वो भी आपके अकाउंट को कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं कर सकता आपके बिजनेस मैनेजर में, जिसको भी आपने एक्सेस दिया होता है। तो ये 2FA लगाना बहुत जरूरी होता है। ओके, देखो अब मैं फिर कहाँ पर आया, मैं फिर उनके अकाउंट वाले सेक्शन में आया, बिजनेस मैनेजर के। ये सब मैं मोबाइल से कर रहा था, उनके मोबाइल से। अकाउंट पे आया, फिर मैं पेजेस पे गया था। पेजेस उनका सबसे पहले यहाँ से जाके मैंने ऐड करके, यहाँ से मैंने ऐड एग्जिस्टिंग पेज किया था। ऐड एग्जिस्टिंग पेज करके यहाँ से वो पेज का नाम डाला था, उनका उनका पेज का नाम था अनिल कुमार ऐसा करके। ये देखो ये आ गया, अनिल कुमार इंटीरियर एंड पेंटिंग वर्क्स, ऐसा आया था। मैंने इसको ऐसा सिलेक्ट किया और यहाँ से नेक्स्ट किया था, और वो रिव्यू पीपल में गया, फिर वहां से अप्रूव दिया, तो वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया था। ओके, इस प्रकार से कनेक्ट हुआ। फिर मैंने वहां पे व्हाट्सअप पे गया था, फिर व्हाट्सअप भी उनका ऐसे कनेक्ट किया मैंने, यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे नंबर वगैरह डाला, और OTP आया, वो व्हाट्सअप भी ऐड हो गया। एंड फिर मैं ऐड अकाउंट पे गया था, फिर ऐड अकाउंट पे गया, फिर यहाँ से मैंने, तो अभी क्या, देखो जो मेटा है ना, वो एक ही ऐड अकाउंट करने की परमिशन देता है। वही वो बोलता है आप ऐड अकाउंट, मतलब सिर्फ एक ही जो बिजनेस ऐड अकाउंट है ना वो क्रिएट कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे एक ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया है स्मार्ट मार्केटिंग जोन नाम से, तो अब मैं दूसरा क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेटा बोलता है कि अभी आप उसके ऊपर ही काम करो। तो मैं यहाँ से ऐड पे गया था, और एक क्रिएट न्यू ऐड कर रहा था, उनके इसमें भी कर रहा था मैं, बट उनके इसमें हो नहीं रहा था। अब क्यों नहीं हो रहा था ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया। जैसे जब मैं यहाँ पे गया ऐड अकाउंट, क्योंकि उनका तो एक भी ऐड अकाउंट नहीं बना है। फिर यहाँ पे मैं कर रहा, ये हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि यार ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा। फिर बाद में याद आया कि कभी कभी मेटा क्या करता है, वो बोलता है भाई जो मैंने आपको पर्सनल आईडी दी है, ठीक है, जो मैंने आपको पर्सनल आईडी दी है, आप वो पहले पर्सनल आईडी के ऊपर काम करो, उसके ऊपर थोड़ा सा एंगेजमेंट लाओ। कभी कभी होता है, हर बार ये सिचुएशन नहीं बनेगी। कभी कभी वो कुछ में ऐसा रिस्ट्रिक्शन देता है। ठीक है, तो ये आप जैसे जब मल्टीपल क्लाइंट के लिए काम करोगे ना, तब आपको ऐसी दिक्कत आएगी कि किसका हो गया किसका नहीं हुआ। तो जिसका नहीं होता ना, तो उसके क्या करना, पर्सनल एड अकाउंट पे काम करना। क्योंकि मेटा यही बोलता है कि उनके अभी पर्सनल पे काम करो, बाद में जब आपको काम थोड़ा अच्छा होगा, आपका थोड़ा हमको लगेगा कि हाँ ये स्पेंड कर रहा है, ये ऐड लगा रहा है, फिर हम आपको परमिशन दे देंगे एक बिजनेस ऐड अकाउंट क्रिएट करने की। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम आई, मैं वहां पे ऐसा क्रिएट नहीं कर पाया उनके लिए। तो फिर मैंने क्या किया, जब मैं उनका ऐड अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया, तो क्योंकि ऐड तो अपने को इस पे ही चलाना है ना, उनके ऐड अकाउंट के ऊपर ही ऐड चलाना है, तो फिर ये तो दिक्कत है। तो फिर देखो मैंने क्या किया। एंड कहाँ चल रहे थे अपन। ओके, पानी पी लेता हूँ, बोलते बोलते थक गया, है ना। ये सारे स्टेप को समझते जाना, कंफ्यूज मत हो जाना।
कंफ्यूज हो गए तो अभी 5 मिनट और दूंगा मैं आपको, अपने पूछना कुछ भी। ओके। फिर उसके बाद अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, मतलब क्लास को कंटिन्यू करेंगे जो कल छोड़ा था। ओके, अब उन कहा थे, 15 नंबर पे आ गए थे क्या? पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया था, बिजनेस पेज क्रिएट हुआ था। हाँ, फिर यहाँ पे बट एड अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, उनका एड अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, और इंस्टाग्राम भी कनेक्ट नहीं हुआ, ये दो चीज हुई नहीं। ओके, तो फिर चलो ठीक है, मैंने इसको लीव किया। एंड देखो, विदाउट इंस्टा कनेक्ट भी एड चल सकती है, ये मैंने एक पॉइंट आपके लिए लिखा रखा है। जैसे आपके मन में अगर डाउट आ गया कि सर आपने फेसबुक, आपने बिजनेस मैनेजर में फेसबुक पेज कनेक्ट कर लिया, लेकिन आप इंस्टाग्राम को कनेक्ट नहीं कर पाए, इंस्टाग्राम को आप कनेक्ट नहीं कर पाए, तो जब हम ऐड चलाएंगे, तो जब हम ऐड चलाएंगे, तो ऐड क्या सिर्फ फेसबुक पे ही दिखेगा क्या? इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं दिखेगी क्या? क्योंकि इंस्टाग्राम तो कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो इंस्टाग्राम पे ऐड दिखेगी क्या? तो इसका जवाब है 100% यस। 100% यस। आपकी जो ऐड है ना, वो दोनों पे दिखेगी, फेसबुक पे भी दिखेगी, इंस्टाग्राम पे भी दिखेगी। पर एक एक दिक्कत आपको ये आएगी कि जब आप आपकी एड इंस्टाग्राम पे तो दिखेगी लोगों को, लेकिन जब लोग आपकी एड देख के आपकी प्रोफाइल के ऊपर जब विजिट करने के सोचेंगे ना, कि चलो मैं इनकी प्रोफाइल पे विजिट करता हूँ, तो वहां पे उनको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि नो इंस्टाग्राम अकाउंट, या नो इंस्टा, ऐसा कुछ करके लिखा आता है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा रहता है। तो ऐसा लिखा आता है उनके इसमें, ठीक है, कि भाई ये एड तो इंस्टाग्राम पे चल रही है, लेकिन इनका कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं है, ठीक है, ये विजिबल नहीं है इंस्टाग्राम पे, इनका कोई है ही नहीं इंस्टाग्राम पे, अकाउंट ही नहीं है, ऐसा बताता है वो। लेकिन एड चलेगी, आपकी इंस्टाग्राम पे भी चलेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए मैंने पॉइंट आपके लिए लिख के रख लिया है ना। अगला पॉइंट मैंने लिखा है, फिर देखो, मैं यूजर पे गया, पीपल एक्सेस पे गया, और उनका पूरा पेज का एक्सेस ले लिया अपनी ईमेल आईडी पे। देखो कैसे गया, ये यहाँ पे आया था, मैं पीपल पे आया, मैंने अभी पार्टनर एक्सेस नहीं लिया, मैंने पीपल एक्सेस ही लिया, क्योंकि वो कुछ और थोड़ा बहुत इशू आ रहा था। तो पीपल पे गया, मैं इनवाइट पीपल पे गया था, और यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी थी। ईमेल आईडी मैंने डाला था SMZ, जो मेरी कंपनी की ना, ऐसा डाला था, official2025@gmail.com, ऐसा डाला था, और एंटर करके यहाँ पे आ गया था। ये अभी तो बता रहा है ऐसा, ऐसा करके यहाँ पे मैंने उनका एक्सेस लिया था, ठीक है, मैंने सिखा चुका हूँ मैं आपको एक्सेस कैसे दिया जाता है, यहाँ पे सारी स्टेप बाय स्टेप, पार्शियल एक्सेस, पूरा फुल कंट्रोल कैसे दिया था, तो मैंने उनसे पूरा फुल कंट्रोल ले लिया, उनका जो फेसबुक पेज का फुल कंट्रोल ले लिया, क्योंकि मैंने एक ही एक्सेस लिया फेसबुक पेज का, क्योंकि एड अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं हुआ, है ना, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज का एक्सेस मिला, फेसबुक पेज का। तो फेसबुक पेज का मैंने पूरा वो ले लिया, एक्सेस ले लिया। उसके बाद देखो क्या हुआ, पेज का एक्सेस मेरे पास आ गया, यूजर पे गए, पेज का एक्सेस ले लिया मैंने, याली अपनी याली ईमेल आईडी पे। फिर उसके बाद देखो, मैंने जीमेल पर गए जाने, मतलब मैं जीमेल पर गया, और वहां से एक्सेप्ट किया। देखो मेरे को जीमेल पर आ चुका था वो, मैं एक बार जीमेल पे चले जाता हूँ अपने। देखो ये मैं जीमेल पे गया, मेरे को जीमेल पे रिक्वेस्ट आई थी क्लाइंट की, कि ये इन्होंने आपको अपने फेसबुक पेज का एक्सेस दिया है, क्या आप लेना चाहते हो? तो हमने क्या किया, हमने ले लिया। फिर क्या किया, हमने ले लिया। एक बार दिखा देता हूँ आपको, अगर दिख जाए तो, स्मार्ट मार्केटिंग जोन बिगेस्ट, इससे आपको पता चल जाएगा कि दिखता कैसा है वो, है ना, कि जब क्लाइंट का जब आता है ना, तो दिखता कैसा है वो, आपको सारी चीज मिल जाएगी। 1 मिनट। दीपक भामरे, पोस्ट योर पोस्ट, अनिल कुमार, हाँ ये देखो, ये आया फेसबुक, अनिल कुमार इंटीरियर पेंटिंग वर्क हैज इनवाइटेड यू टू वर्क ऑन देयर फेसबुक बिजनेस ऑन फेसबुक। देखो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखो इस प्रकार से आया था उनका मैसेज। देखो ये अनिल कुमार इंटीरियर एंड पेंटिंग वर्क्स, उनकी कंपनी का नाम, फेसबुक पेज एक्सेस आया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन अनिल कुमार इंटीरियर एंड पेंटिंग वर्क्स, कि आप उनके ज्वाइन होना चाहते हो क्या? फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, व्यू इनविटेशन पे किया, मतलब यहाँ पे व्यू नहीं लिखा रहेगा आपको, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा एक्सेप्ट इनविटेशन। क्या लिखा रहेगा? एक्सेप्ट इनविटेशन। मैं आप लिख के बता देता हूँ, ऐसा लिखा रहेगा एक्सेप्ट इनविटेशन, ठीक है। तो उसको क्या करना, जस्ट एक्सेप्ट कर लेना। जैसे एक्सेप्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट वो व्यू, फिर ये दिखेगा व्यू इनविटेशन। देखो मैं व्यू पे एक बार क्लिक करता हूँ, काफी रिडायरेक्ट हो गया फोन। अच्छा है, तो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। इसको मैं ओपन करूंगा लॉगिन फेसबुक से, तो हो जाएगा। अब कौन से फेसबुक से करना है मुझे, मैं मेरे फेसबुक से ही कर लूंगा लॉगिन, तो वो भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सेस मेरे पास आ गया। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ से उनको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो एक और चीज बताता, जब मैंने एक्सेप्ट किया ना, अभी वो फॉर्म ओपन नहीं हुआ, मैं फिर भी बता देता हूँ।
जैसे मैंने एक्सेप्ट पे बटन की क्लिक किया, एक फॉर्म ओपन हुआ था, एक फॉर्म ओपन हुआ था, जिसमें यहाँ पे लिखा था नेम, फिर यहाँ पे लिखा था लास्ट नेम, यहाँ पे लिखा आया था ईमेल आईडी, और यहाँ पे लिखा था मतलब एक्सेप्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, जब यहाँ पे ऐसा लिखा है ना, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे दीपक लिखना है, आपको क्या लिखना है, दीपक लिखना है। यहाँ पे भामरे लिखना है, मतलब यहाँ पे क्लाइंट का मत लिख देना, आपको आपने तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो एक क्लाइंट का है, क्लाइंट के नाम से मैं सेव कर लूँ, और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालना। ओके। सो क्योंकि मैंने देखा है एक कंफ्यूजन हो जाता है जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हम क्लाइंट का ही यहाँ पे क्लाइंट का नाम डाल देते हैं। जैसे मान लो क्लाइंट का नाम था अनिल कुमार, तो मैं अनिल कुमार डाल दूंगा। ऐसा मत करना, ठीक है। चलो, एंड ये चीज बता दी मैंने। अब अगली चीज बताता हूँ। सारे स्टेप को ध्यान से समझना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो क्योंकि स्टेप मत भूलना। ओके। एंड उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। देखो, फिर क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर में सेटिंग यूजर एक मैसेज आया। देखो, उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने एक्सेप्ट किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको अपने भेजे में फिट कर लेना, ठीक है। देखो, जैसे मैंने एक्सेप्ट किया ना, तो ये क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर है समझ लो। तो क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर में वो यहाँ पे ही पीपल के पास में एक यहाँ पे उनको एक मैसेज आया, एक ऐसा इधर करके ऐसा कुछ इधर मैसेज आया कि क्या आप दीपक भामरे को अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का एक्सेस देना चाहते हो। ऐसा कुछ मैसेज आया, इंग्लिश में था वो, है ना। क्या आप दीपक भामरे को अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का एक्सेस देना चाहते हो। तो क्लाइंट ने क्या किया, उसको यहाँ पे एक्सेप्ट, यस था कि एक्सेप्ट का 2 मिनट सेंड, ऐसा कुछ बटन था उसमें कि हाँ मैं उसको देना चाहता हूँ। यस लिखा था कि एक्सेस लिखा था, मुझे अभी करेक्ट याद नहीं आ रहा, एक्सेस समझ लेते हो। एक्सेस लिखा था कि यस मैं अपना एक्सेस और दीपक को देना चाहता हूँ। तो क्लाइंट ने क्या किया, वहां पे उसको यस कर दिया, एक्सेस पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही किया, तो अब मेरे पास क्या हुआ, उसका पोर्टफोलियो आ गया। क्या आ गया, पूरा पोर्टफोलियो आ गया। पहले से बिजनेस का वो आया था, पेज आया था, लेकिन अब उनने जैसी वहां से एक्सेप्ट करके, या फिर उनने जैसी वहां से सेंड किया कि हाँ मैं देना चाहता हूँ, तो उसी टाइम मेरे पास उसके बिजनेस पोर्टफोलियो का वो आ गया। देखो, ये में आ गया। और देखो यहाँ पे लिखा है अनिल कुमार इंटीरियर एंड पेंटिंग वर्क्स। तो देखो ये एक्सेस मेरे पास आया। कब आया मेरे पास, ये ऐसा लिखा हुआ कब आया, जब सामने वाले ने वो किया, यस किया कि हाँ मैं इसको देना चाहता हूँ, तब ये मेरे पास इधर शो हुआ, है ना। अदरवाइज जब तक उनने किया नहीं था, मतलब उनने एक्सेप्ट नहीं किया था, या फिर क्योंकि वो कर रहा था, मतलब मैं ही खुद ही कर रहा था क्योंकि उसका मोबाइल मेरे हाथ में था, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूँ ताकि आप जरूरी नहीं कि हर क्लाइंट का मोबाइल आपके हाथ में हो, क्योंकि क्लाइंट दूर के भी होते हैं, है ना। तो क्लाइंट ने एक्सेप्ट वो किया, मुझे सेंड किया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एकदम फिक्स नाम क्या था, इसलिए ठीक है, यहाँ पे शो हो गया, वैसे ही शो हो गया। एंड अगर जब तक उनने एक्सेप्ट नहीं किया था, या जब तक मुझे एक्सेस नहीं दिया था अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे उसका नाम ही नहीं दिख रहा था, मैंने ढूंढा था, मतलब ये चीज मुझे भी कल ही पता चली। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीज नई चीज पता चलती, तो इसलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल बोल के आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था कि अनिल कुमार का है, अनिल कुमार का है, अनिल कुमार का है, मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, मेरे को मिल ही नहीं रहा था उसका नाम कहा गया। फिर मैं सोच रहा मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके मेरा दीपक भामरे सब नाम वगैरह सब लिख लिया, मैंने सब कुछ तो किया, फिर मैं यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा। फिर बाद में मैं उनके बिजनेस मैनेजर में गया, उनका मोबाइल उठाया, बिजनेस मैनेजर में गया, और वहां पे वही पीपल वाले सेक्शन पे गया, फिर मैंने देखा अरे यहाँ पे तो रिक्वेस्ट बोल रहे हो कि अरे चलो दीपक भामरे आपका एक्सेस लेना चाह रहे हैं, या फिर आप उनको अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का देना चाह रहे हो। फिर मैंने वहां पे उसको वो किया, यस किया, एक्सेप्ट किया। एंड उसके बाद वो यहाँ पे शो हुआ अनिल कुमार। फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये एक स्टेप भी होती है कि भाई वहां से भी अपने को एक और बार देना पड़ता है ना। उसके पहले कहाँ पे दिख रहा था पता है, उसके पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा था, दीपक भामरे में। क्यों, क्योंकि मैंने उनका सिर्फ फेसबुक पेज का लिया था, पोर्टफोलियो का एक्सेस नहीं लिया था। देखो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, आप किसी भी क्लाइंट का, एक तो उसके जो असेस्ट होते हैं, असेस्ट मीन्स क्या, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, पिक्सल और एड अकाउंट, इसको असेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, असेस्ट बोलते हैं। तो मैंने पहले सिर्फ क्या लिया था, उनका असेस्ट लिया था। असेस्ट मीन्स मैंने सिर्फ फेसबुक पेज लिया था, तो वो सिर्फ दीपक भामरे में दिख रहा था मुझे। देखो मैं दीपक भामरे पे क्लिक हो गया क्या, यहाँ पे सिर्फ दीपक भामरे पे दिख रहा था। चलो एक बार क्लिक हो गया तो मैं चेक कर लेता हूँ अभी भी दिख रहा है क्या, ठीक है।
एक और बार चेक कर ले तो अभी भी दिख रहा है क्या वो, दीपक भामरे पे। अब मैं दीपक भामरे पे आया, होम पर जाता हूँ, है ना। ये पर्सनल अकाउंट वाला सेक्शन है, ये जो नीचे दिख रहा है ना। देखता हूँ। मारुति, मारुति एशियन, यहाँ से हट गया। वो जैसे ने एक्सेप्ट किया ना तो यहाँ से भी हट गया। नहीं तो पहले वो इधर शो हो रहा था, मतलब जो अनिल कुमार है ना, ये जैसे अभी कितने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे शो हो रहा था वो छठवें नंबर पे, अनिल कुमार। ऐसा यहाँ शो हो रहा था पहले, तो मुझे यहाँ दिख रहा था कि भाई ये तो मेरे यूआर अकाउंट में, मतलब पर्सनल अकाउंट में आ चुका है, ये छठवें नंबर पे ये आ चुका है। ठीक है, लेकिन वो इधर नहीं था, ये इधर साइड नहीं था, वो इधर साइड नहीं दिख रहा था। तो जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया तो मुझे इधर साइड दिखने लग गया। अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब मैं उनका पूरा बिजनेस मैनेजर हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मैनेजर का एक्सेस दे दिया। मतलब जैसे वहां से उन्होंने किया था ना एक्सेप्ट, तो पूरा एक्सेस मुझे मिल चुका है। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अनिल कुमार पे जाके यहीं से उनका सब पेज क्रिएट करना हो गया, कुछ नया एड अकाउंट क्रिएट करना हो गया, कुछ भी उनका एक्टिविटी करनी हो गई, तो मैं सब यहीं से कर सकता हूँ, है ना। मैं सारी चीज यहीं से अ, सब कुछ कर सकता हूँ। ये देखो अभी कुछ भी नहीं किया, अभी तो उनका यहाँ पे लोगो वगैरह लाना है, ये बैनर डालना है यहाँ पे, है ना। ये देखो अभी कुछ भी नहीं, पूरा खाली दिख रहा होगा आपको। ओके, अब देखो, अब अपन आपसे नोट्स पे आ जाते हैं। एंड ये चीज समझ लिया आपने, ऐसा करना रहता है। एंड फिर आप कहते हैं अपन, फ्रेंड में से दीपक के पास पूरा एक्सेस पेज मैनेजर एक्सेस चला गया, ठीक है। फिर देखो, फिर मैंने क्या किया, क्लाइंट का एड मैनेजर ओपन किया। क्लाइंट का एड मैनेजर ओपन किया उनके मोबाइल में, उनके मोबाइल में क्रोम पे गया। क्रोम पे वहां पे मैंने लिखा एड मैनेजर, और एड मैनेजर को ओपन किया। एंड देखो क्रोम पे ओपन किया, फिर मैंने उसको फेसबुक से लॉग इन कर लिया। मतलब वहां पे भी लॉग इन करना पड़ता है एक बार। फिर मैंने वही फेसबुक अकाउंट जो उनका पहले का प्रोफाइल थी, उससे मैंने उस पर लॉग इन किया। लॉग इन किया तो अब मैं उनके एड मैनेजर के डैशबोर्ड पर आ गया। एड मैनेजर के डैशबोर्ड पे आ गया, जो पर्सनल अकाउंट था। ठीक है, पर्सनल अकाउंट था। चलो अब मैं डैशबोर्ड पे ले चलता हूँ। मैंने ऐसा क्लाइंट के यहाँ पे लिखा एड मैनेजर, ये क्लाइंट के मोबाइल में लिखा मैंने, ठीक है, एड मैनेजर। फिर मेटा एड मैनेजर पे गया मैं, ठीक है। फिर यहाँ से मैं गो टू एड मैनेजर पे गया था, गो टू एड मैनेजर पे गया। एंड फिर ये ऐसा कुछ इंटरफेस खुल गया, ठीक है। ये कैंपेन पे चले जाता हूँ। जस्ट अ मिनट, इसको ओपन होने दो। ठीक है, मतलब समझ गए ना, ऐसा उनका इंटरफेस ओपन हो गया। और उनका, ये देखो, यहाँ पे जैसे मैंने ओपन किया, क्लाइंट ने पहले एक बार एड चला चुका है, लेकिन उसने, वो भी किसने, उसके दोस्त ने एक बार उनका एड अकाउंट बनाया था, वो जो मेटा एड मैनेजर करके मोबाइल पे एप्लीकेशन आता है ना, वहां से बना दिया था उनने, उसके दोस्त ने, और 1,000 रुपये लगा दिए थे। और वो पूरे वेस्ट हो गए। देखो उनकी आईडी शायद ये होगी, मैं एक बार दिखाता हूँ उनकी आईडी। ठीक है, हाँ, यही है शायद। हाँ, यही उनकी आईडी है, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे ही मैंने उनके मोबाइल में एड मैनेजर ओपन किया, डेस्कटॉप मोड में करके कर रहा था मैं सब कुछ, एड मैनेजर ओपन किया, मेरे को ऐसा इंटरफेस खुल के आ गया। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो देखो अब वहां पे क्या आ रहा था, ये जो इधर लिखा है ना यूर अकाउंट, यूर अकाउंट के सामने यहाँ पे उनका नाम आ रहा था जो फेसबुक के ऊपर डला हुआ है। और यहाँ पे उनकी ऐसी आईडी दिख रही थी, ऐसी आईडी दिख रही थी। लेकिन ये जो ऊपर का था ना, ये ऊपर का, ये पूरा ब्लैंक दिख रहा था। क्या दिख रहा था, ब्लैंक दिख रहा था उनके इसमें। ये पूरा ब्लैंक दिख रहा था। अब मेरे इसमें तो भरा हुआ है क्योंकि मेरे क्लाइंट का जुड़ा हुआ, तो ब्लैंक दिख रहा था। क्योंकि उनका बिजनेस, जो बिजनेस मैनेजर का जो एड अकाउंट है ना, वो क्रिएट नहीं हो रहा था। तो इसलिए वो यहाँ पे पूरा ब्लैंक था, खाली था। और सिर्फ ये पर्सनल वाला एड अकाउंट दिख रहा था उनका। अब देखो, अब मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, अब ये तो ओपन हो गया। फिर मैं गया सेटिंग पे ऊपर इनकी, यहाँ से गया, फिर मैं इनसे सेटिंग पे गया, ठीक है, सेटिंग पे गया। एंड सेटिंग पे जाके सबसे पहले मैंने क्या किया, उनका जो ये था, ये मैं अपनी खुद की सेटिंग पे आ गया क्या। अच्छा हाँ, मैं अभी ये इनकी सेटिंग शायद ओपन नहीं कर पाऊंगा। क्लाइंट की सेटिंग में ओपन नहीं कर सकता अभी शायद, इसमें ऐसा कुछ है इसमें। ठीक है, तो मैं ऐसा उनकी सेटिंग के ऊपर गया। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, और यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने क्या की, क्लाइंट की ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई की, मैंने बताया ना, यहाँ पे वेरीफाई किया। फिर उनका फोन नंबर यहाँ पे वेरीफाई किया। फिर उसके बाद में क्या किया, मैंने ऐड पीपल पे गया, उनके उनके आईडी से, ठीक है।
ऐड पीपल पे गया, और यहाँ पे फ्रेंड नाम सर्च किया मैंने, दीपक भामरे। दीपक भामरे ऐसा सर्च किया। तो जैसे दीपक भामरे सर्च किया तो मेरा नाम यहाँ पे शो हो गया। अभी तो शो नहीं हो रहा क्योंकि ये मेरी खुद की आईडी है ना। तो देखो जैसे ठीक है, दीपक भामरे मैंने वहां पे लिखा, जो लिखा था वही बताता हूँ, दीपक भामरे। ठीक है, दीपक भामरे मैंने लिखा। एंड मैंने क्या किया, ऐड अकाउंट इस पे गया, और मैंने क्या किया, मैंने एडवर्टाइजर का भी नहीं दिया, मैंने सीधा एडमिन का एक्सेस ले लिया। एडमिन का एक्सेस इसलिए लिया क्योंकि सामने वालों को आता नहीं है, कुछ काम करते नहीं आता है, उसको समझता नहीं, टेक्निकल उसको नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं क्या करता, अगर मैं सोचता कि चलो यार मैं एडवर्टाइजर का रोल ले लेता हूँ, तो अब इससे मुझे ये दिक्कत आती है कि मैं उनके खाते में पेमेंट नहीं डाल पाता, फिर उनके एड अकाउंट में मैं पेमेंट नहीं डाल पाता। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एडमिन वाला एक्सेस ले लिया। तो अब मैं इनका एडमिन वाला एक्सेस बन चुका हूँ। ठीक है, एडमिन वाला एक्सेस देखो, ये क्लाइंट है वो अब। ठीक है, एंड फिर देखो, फिर मैंने क्या किया, जैसे मैंने एक्सेस लिया यहाँ से, एक्सेस लेने के बाद मैं बिलिंग एंड पेमेंट में गया। बिलिंग एंड पेमेंट में गया, इन्होंने ऑलरेडी पेमेंट डाल चुका था, मतलब मैंने बताया ना, इन्होंने मोबाइल से ही किया था। मोबाइल में मेटा एड मैनेजर डाउनलोड कर लिया और एड लगा दी। ठीक है, उनको कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। बस जनरली वो भी उन्होंने जी, उनके दोस्त ने एड लगाई थी, क्योंकि उनका दोस्त इस चीज में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, देखो, फिर मैंने क्या किया, सबसे नीचे आया, बिजनेस इंफॉर्मेशन में गया, और यहाँ पे एडिट किया। एडिट पे गया, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन डाली। यहाँ पे इंडिया डाला, इंडियन रुपी डाला, कोलकाता डाला, यहाँ पे उनके नाम डाला, एडा नाम, ये पहले से नहीं डाला था, ये मैंने कल ही डाला। फिर ये एड्रेस डाला मैंने, ये एड्रेस भी मैंने सोचा कि चलो उनका एक्चुअल एड्रेस लेता। तो मैंने उनका आधार कार्ड लिया, आधार कार्ड में जो एड्रेस था सेम टू सेम यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे राजकोट लिखा, गुजरात लिखा, यहाँ पे ये सब किया। ये जीएसटी नंबर उनके पास था नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा काम नहीं है उनका कि जीएसटी होगा। फिर यहाँ पे बाई टिकिंग किया, और इसको यस किया, और इसको सेव कर दिया। ठीक है, बस इतना काम मैंने किया। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, बिलिंग एंड पेमेंट पे आया। यहाँ पे ये देखो, उनका वीजा कार्ड जुड़ा हुआ है। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था ना, कहीं मतलब बहुत टाइम पहले किया था, देखो कब किया होगा उन्होंने, इसमें दिखाएगा क्या, मैं दिखाता हूँ उन्होंने कब किया था ये काम। आ, शायद दिखा नहीं रहा है, लाइफ टाइम करके देखोगे। हाँ ये देखो, इन्होंने किया था ये काम, तारीख आ जाए, हाँ ये रहा, 14 फरवरी 2025 को। 14 फरवरी 2025 को उन्होंने लगाए थे 100 रुपए। ये तो फेल हो गया था। फिर 14 फरवरी को उन्होंने अपना कार्ड अटैच किया, ये देखो कार्ड अटैच किया था उन्होंने 14 फरवरी 2025 को। मतलब पूरा लगभग एक साल होने भी, एक साल ही हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जैसे वो पहले मैंने वो सेटिंग वगैरह सब कर ली। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आया ऐड फंड में, और यहाँ से मैंने वो 100 रुपए ऐड कर दिए। ये देखो, यहाँ पे ऐड फंड में गया था, और 100 रुपए जस्ट उनके खाते से मैंने ऐड करवा दिए कि भाई अभी 100 रुपए आप ऐड करो। एंड उसके बाद अपन फिर उसको ऐड को चलाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में 100 रुपए ही करना। 100 रुपए मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मान लो मैंने पेमेंट ऐड किया, और अचानक से फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपये ऐड कर दिया एक ही बार में, और 10,000 रुपये ऐड किया और ऐड अकाउंट बैन हो गया, तो जो आपके पैसे ना, अब आपको कभी मिलेगी ही नहीं, कभी रिफंड ही नहीं होने के, क्योंकि इसमें पॉलिसी ही नहीं है, रिफंड पॉलिसी ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना, इसमें रिफंड पॉलिसी नहीं है। नहीं तो आप फोन लगा रहे या फिर मेल कर रहे मेटा को, मेटा मेरा 10,000 डाला, और मेरा ईमेल आईडी पे मुझे पैसे दे दो, मेरा अकाउंट में पैसे डाल दो, क्या पॉलिसी ही नहीं है उसकी। ठीक है, इसलिए 100 रुपये डालना। एंड अगर आपका एड अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है तुरंत, तो ये आपके सिर्फ 100 रुपये जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। इसलिए मैं हमेशा 100 रुपये बोलता हूँ, कितना भी बड़ा क्लाइंट आ जाए। ठीक है, एंड देखो, फिर उसके बाद सारा काम हो गया, एक्सेस भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब सब कुछ मेरे पास आ चुका है। अब देखता हूँ और कुछ बचा तो नहीं। हाँ, उनका पर्सनल एड अकाउंट लिया, एड अकाउंट सेटिंग, मोबाइल नंबर वेरीफाई किया, एड अकाउंट रोल पे गया, दीपक भामरे को एक्सेस दिया। अ, अ, अगर अगर मैं फेसबुक प्रोफाइल पर फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं होता, तो मेरा नाम शो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ओनली फेसबुक फ्रेंड का ही नाम शो होता है। तो वही जो मैंने बताया ना कि जब मैं एक्सेस दे रहा था, तो वहाँ पे सिर्फ फेसबुक फ्रेंड का ही नाम शो होता है। फिर बिलिंग पेमेंट पे गया, ऐड मेथड किया, 100 रुपये ऐड किया, ठीक है, खत्म। तो इस तरीके से पूरा क्लाइंट का काम किया, और क्लाइंट को इस शुरुआत में इस तरीके से क्लोज किया था। ठीक है, तो बस इतना ही था। अब आपको कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर कुछ जानना चाहते हो कुछ क्या, और कुछ मतलब कुछ कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं रहा। मैं आपको सबको एक्सेस दे देता हूँ अनम्यूट का, फिर उसके बाद अपन अपनी जो एक्चुअल क्लास है उसको चालू करेंगे आगे। ठीक है, कुछ पूछना है किसको, डायरेक्ट पूछ लो आप, मैंने आपको एक्सेस दे दिया है, आप डायरेक्ट माइक ऑन करके पूछ सकते हो।
हेलो। हाँ सर। मैं ये बोल रहा था सर कि मेरा जीएमबी से एक डाउट है, क्या मैं पूछ सकता हूँ नहीं, गूगल जीएमबी माई का डाउट बिजनेस से? मेटा का कोई डाउट है तो मेटा का पूछिए। ठीक है सर। मैं बोल रहा था कि मैंने जस्ट अभी, मेरे को 4 दिन हुआ है फेसबुक आईडी बनाए। हम्म। तो अभी कितने दिन बाद मैं उस पे पेज को बना सकता हूँ, पेज क्रिएट फेसबुक कर की जो सकता आपने हूँ? प्रोफाइल अभी 4 दिन पहले क्रिएट किया है ना? राइट सर। फेसबुक की प्रोफाइल क्रिएट की है कि फेसबुक का पेज? प्रोफाइल सर। ठीक है, और 4 दिन हो गए, आपने उसमें पोस्ट वगैरह डाला सब? यस सर, मैंने 2 पोस्ट डाली है। ठीक है, तो पेज क्रिएट कर लो, अब कुछ दिक्कत नहीं होगा। मतलब ये इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 4 से 7 दिन के बीच में। ठीक है, तुरंत नहीं करना कभी भी सब कुछ, तो स्पैम में चले जाते हैं कुछ। 4 से 7 दिन, जैसे आपको ऑलरेडी 4 दिन हो गए, तो अब आप पेज बना सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड पेज बनाते सही ऐड अकाउंट मत बना देना, जैसे मैं अभी कोशिश कर रहा था ऐड अकाउंट बनाने की, वो गलती हो गई थी मेरे से, मेरे को याद नहीं था उस टाइम में। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट भी जल्दी मचा रहा था, मेरी ऐड चालू करो, मेरी ऐड चालू करो, कल आज से चालू करो, आज से चालू करो। तो मैं उस टाइम में भूल गया था ये चीज को। तो जैसे आपने फेसबुक पेज क्रिएट किया ना, तो उसी टाइम एड अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। आज मैं अभी कोशिश कर रहा था बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करने की, वो तो अच्छा वो उसने एक्सेस नहीं दिया था वहां से क्रिएट करने का, वरना मैं क्रिएट कर देता ना, तो वो एड अकाउंट ही बैन हो जाता मेरा, है ना? तो जो तो फेसबुक सर पेज भी कितने दिन बनाओगे ना, बाद तो मैं उसमें भी। हाँ। मैं पेज बनाने के बाद कितने टाइम बाद ऐड को क्रिएट कर सकता हूँ, ऐड रन कर सकता हूँ? देखो, पेज बनाओगे उसमें कम से कम 3 दिन, ओ सॉरी, मिनिमम 3 दिन उसमें पोस्ट डालो। सुबह शाम कुछ भी अपनी ओह। बिजनेस के रिलेटेड पोस्ट डालो। ठीक है, पोस्ट डालोगे तो मेटा को ऐसा लगेगा कि चलो ये एक रियल पर्सन है और ये यहाँ पे बिजनेस करने आया है, बिजनेस का काम करने आया है। ठीक है, एंड उसमें जो जरूरी यस सर। चीजें सब फिलअप कर दो, जैसे अपना लोगो वगैरह लगा दो, मोबाइल नंबर डाल दो, ईमेल आईडी डाल दो, सब कुछ अपना डिटेल वगैरह सब उसमें फिलअप करो। फिर जैसे 3 दिन हो गए, आपको लगा कि चलो मेरा पोस्ट हो गया, सब कुछ मैनेज हो गया, लोगो वगैरह सब फाइनल हो गया। अब बिजनेस मैनेजर में आके एड अकाउंट क्रिएट कर लो, अगर वो एक्सेस देता है तो शायद दे देगा, फिर वो 3-4 दिन बाद। ओके सर। हम्म। ओ, ठीक। और कुछ डाउट? गौरी, सिया, शुभम, दीपक, हिना, मेघा, आपको कुछ पूछना है? फिर अपन अपनी क्लास के ऊपर बढ़ते हैं। चलो ठीक है, किसको नहीं पूछना है? हेलो। हेलो। हाँ शिवम। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि मैंने ऐड अकाउंट तो बना लिए, सब कुछ बना लिए, वो हम्म। उसको पैसे भी डाल दिए, बट अभी तो ऐड नहीं लगाया है। लेकिन मैं ऐड अभी अवेयरनेस का लगाऊं या लीड का लगाऊं, क्योंकि क्लाइंट किस चाहिए चीज के तो लिए? सबसे पहले कौन सा लगाऊं? किस चीज के मैं लिए? पूछ रहा, मतलब अपना पेज अभी तक ऐड नहीं लगाया हूं, मैं किधर से स्टार्ट देखो, करूं, ये मैं ऐसा। किस टॉपिक पे ऐड लगाना चाहते हो? क्या बिजनेस क्या यही है? मीटा ऐड। हाँ, मीटा ऐड अच्छा, का मेटा सर्विस है सर्विसेज और के लिए। हाँ। हाँ हाँ, मैं अपने सर्विसेज के डिस्ट्रिक्ट में लिए अगर आप एड चलाना चाहते हो तो अवेयरनेस कैंपेन मत चलाओ, डायरेक्ट लीड कैंपेन पहले चलाओ। अगर। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट समझे। लीड और कैंपेन सर, चला दो। हम्म। उस दिन जो मेरा वो डाउट था ना, वो ऐड नहीं क्रिएट हुआ था, जो हम्म। यही प्रॉब्लम सॉल्व किए हो, वो जो ऐड अकाउंट का वो तो पर्सनल ऐड से ही चलेगा। बाकी हाँ, अभी जब वो पर्सनल से ही पूरा, चलेगा। हाँ, वेरीफाई होगा तब जाकर के पोर्टफोलियो का हाँ, ऐड अकाउंट क्रिएट होगा। बिल्कुल। मेटा पहले देखेगा कि आप कितना बजट स्पेंड कर रहे हो, क्या आप बिजनेस कर रहे हो कि हम्म, नहीं, एड चला रहे हो कि नहीं प्रॉपर। जब मेटा को ऐसा लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन तरीके से हाँ, एड चला रहा है, उसका बजट भी अच्छा लग रहा है, तो अब इसको हम्म, बिजनेस मैनेजर का जो एड अकाउंट का एक्सेस दे दिया जाए। तो उनकी तरफ से रहता है वो सब कुछ, उनका जो तो एल्गोरिदम ही ऐसा बना हुआ है। डायरेक्ट हम्म। लीड लगाने का ऐड, ऐसा। डायरेक्ट लीड लगाने का है, उसमें आपको 4 क्रिएटिव बनाने हैं। एक पहला जो आपका क्रिएटिव बनेगा वो आपका सिर्फ अवेयरनेस वाला बनेगा, जिसके ऊपर आपको कोई हाँ भी पिच नहीं करना है, सर्विसेज के बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं है कि भाई हाँ आप हमसे अभी कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें मोबाइल नंबर वगैरह कुछ नहीं डालना है आपको। ठीक है, बस एक अवेयरनेस पोस्ट बनानी है या फिर वीडियो बना सकते हो अवेयरनेस के लिए, कि भाई हमने यहाँ पे हम्म, मेटाइट सर्विस स्टार्ट की है, एंड हम हमारी ये एक्सपर्टीज है और हम ऐसा ऐसा करते हैं। एंड सेकंड जो एड क्रिएटिव आपका रहेगा, वो रहेगा आपके कॉल टू एक्शन वाला, जिसके ऊपर आप बताओगे कि हम मेटा एड्स की सर्विस दे रहे हैं और अभी हमारा एक न्यू मतलब यहाँ पे न्यू स्टार्टअप हुआ है, तो इसके लिए आपको सर शुरुआत में सर 30% ऑफ मिलेगा।
सर हम्म। ये स्टेप सर लिख मतलब आप भेज दो ना सर, ताकि गाइड हो जाए वो क्या देखो, जब अपन कैसे वो कैसे स्टेप बाई। अभी कॉम्पिटिटर एनालिसिस सीखेगा ना, तब मैं उसमें बताऊंगा आपको कि आपको ओके सर। कॉम्पिटिटर को एनालिसिस हाँ करके कैसे एड ये कॉपी, एड क्रिएटिव सब बनाना है। हाँ ये स्टेप मेन पॉइंट हाँ, लग ये रहा है मेन स्टेप स्टेप है, बहुत मेन पॉइंट है ये। ऐड। हाँ क्योंकि ऐड नहीं लगाया अभी तक इसलिए। चलेगा। हाँ ठीक है शुभम, है ना? हाँ, कॉल टू ओके एक्शन के बाद। हाँ ओके ओके। चलो। और गौरी, सिया, दीपक, हिना, मेघा, ओके, कोई डाउट नहीं है आपके? सो हम आपकी क्लास में आगे बढ़े। पिछली क्लास में हमने वो सीख लिए थे, जो एनाटॉमी थी, फेसबुक पे, फेसबुक एड एनाटॉमी, उसमें हमने क्रिएटिव देखा, उसमें हमने एड कॉपी को समझा, एड कॉपी की पॉलिसी वगैरह सब बताई मैंने। एंड फिर उसमें अपने हेडलाइन देखा, अपना डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन बटन, दो चीज छूट गई थी, ठीक है। सो अभी वो दो चीज को हम क्लियर, मतलब क्लियर करते दो चीज को। एंड उसके बाद अपना टाइम अगर बचता है, जैसे अभी कितना टाइम हो गया अपना, कितना टाइम हो गया, फिर भी 1 घंटा हो गया क्या? चलो, 1 घंटा हो गया। अगर उसमें और टाइम बचता है तो मैं आपको कुछ मैट्रिक्स वगैरह सब सिखा दूंगा। ओके। चलो, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो, या डाउट हो भी तो चलो मुझसे पर्सनल पूछ लीजिएगा, है ना? ओके। और वो आपको चाहिए क्या, ये जो मेरे क्लाइंट की जो भी मेरा ये मैंने बना के रखा, आप लोगों को चाहिए क्या ये? ओके, चलो ठीक है शुभम, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, है ना? ठीक है, चलेगा। या फिर ग्रुप में नहीं भेजता हूँ, जिसको चाहिए रहेगा उसको पर्सनल भेज दूंगा। तो किस किस को चाहिए यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। शुभम को चाहिए, शुभम मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा, सिया को भी भेज दूंगा पर्सनल। एंड सिया को भेजना है, शुभम को भेजना है, हिना को भी भेज, हिना आपको भी चाहिए, ठीक है। चलो, आई थिंक सबको ही चाहिए, है ना? ठीक है गौरी, ठीक है, फिर मैं ग्रुप पे ही डाल दूंगा जब सबको ही चाहिए तो। ओके। चलो, अब अपन स्टार्ट करते हैं। ओके अर्जुन, है ना? ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 2 मिनट, अपना एड मैनेजर भी ओपन कर लेता हूँ, सो दैट आपको सारी चीज क्लियरली बता पाऊंगा। फोटो एड मैनेजर, 1 मिनट देना, है ना? मैं अपने पहले एड मैनेजर ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या क्या है उसमें। कैंपेन पे गए, तो पर्सनल वाला है ना, ठीक है। यहाँ पे कोई जिसको मैं चलाया होगा वाला देख लेता हूँ, क्या वाला ले लेता, किसका भी, डॉक्टर वगैरह। एड पे गए, नंबर तो शो नहीं हो रहा है, नंबर चले जाएगा। चलो, उन्होंने बहुत टाइम लगाता है। अरे, ये कौन हरकतें कर रहा है? इसको बंद करो। ठीक है भाई, जो भी कुछ कर रहा था ना, मैंने बंद कर दिया वहां से एक्सेस। ओके, अब आप नहीं कर पाओगे। आ, चलो, ये तो ओपन ही नहीं हो रहा है, दूसरा देखता हूँ। 1 मिनट वेट करना, है ना? इसको मैं ओपन कर देता हूँ ताकि ये और अच्छे से क्लियरिटी मिले। या आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक बार एक ई बुक भी सेल किया था, ताकि आपको उसका रिजल्ट दिखाऊंगा। क्या हो गया यार, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है आज? एड प्रीव्यू करूँ? हम्म। हाँ ठीक है, इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा नहीं था।
चलो ठीक है, जान दो। आ जाते अपने। ओके। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अपना एड कॉपी कैसे लिखा जाता है, एड क्रिएटिव कैसे बनाता है, और हेडलाइन कैसे बनाता है। तो अभी हम सीखने वाले डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो डिस्क्रिप्शन ये कहाँ पर दिखता है, कैसे दिखता है, वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी एड है, और ये एड में जैसे जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइटल, ओ सॉरी, ये क्या दिख रहा है आपको, हेडलाइन। इस हेडलाइन के नीचे लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन। और वो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसको कैसे आपको लिखना पड़ता है, कैसे उसको यूज किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा अपन इसमें इस क्लास में समझेंगे। देखो, अपना जो सबसे पहले एक ये होता है कि डिस्क्रिप्शन का रोल क्या होता है, कि एक्स्ट्रा क्लियरिटी मिले और थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करे, ठीक है। इसका यूज कब करना चाहिए, जब कोई ऑफर एक्सप्लेन करना हो आपको, या फिर जब कोई कंफ्यूजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने हेडलाइन लिखी, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी हेडलाइन लिखी, लेकिन हेडलाइन में उतनी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही कि ये मतलब किस चीज के लिए है, और क्रिएटिव में भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा इस चीज के लिए है। चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ कि क्या है ये। जैसे मैंने एग्जांपल में डिस्क्रिप्शन लिख दिया, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा, मेरी हेडलाइन थी 3 डेज, ये मेरी समझ लो हेडलाइन है, 3 डेज फ्री, 3 डेज फ्री बूट कैम्प, ये मेरी क्या हो गई, हेडलाइन हो गई। लेकिन अब इसमें किस किस को समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, कि यहाँ पे क्या क्या होगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा कि वही यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा। या फिर मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिटेड सीट अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सपोर्ट, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो, ये एक प्रकार से ऑप्शनल होता है, ठीक है, इसका जरूरी नहीं है लिखना। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन कब लिखना, जब आपको लग रहा है कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ, तब आपको लिखना है, अदरवाइज इसका प्रयोग मत करना। क्योंकि इससे क्या होता है, जो हेडलाइन होती है ना, वो थोड़ी सी स्मॉल हो जाती है, और वो थोड़ी छुपने लग जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कभी कभी उसका यूज करना। अब देखो, एक होता है वेब यूआरएल। वेब यूआरएल क्या होता है, जब हम अपनी एड चलाते हैं ना, तो उसमें बोलता है कि भाई इसका कोई आपने यूआरएल दिया होगा। जैसे मान लो हम वेबसाइट के ऊपर जब हमारी ट्रैफिक भेजते, या हमने जब भी हमने कोई सेल्स कैंपेन लगाया है, और हमने कोई वेबसाइट का यूआरएल दिया है, तो वहां पे आता है यूआरएल डालने का ऑप्शन। देखो कहाँ पर आता है, ये हमारी एड आ गई, तो एड पे आपको यहाँ पे दिखेगा यूआरएल। ये देखो, आपको एक छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है यूआरएल, ये यहाँ पे लिखा है सुपर प्रोफाइल डॉट बायो, ये दिख रहा है, ये यूआरएल है। यूआरएल कहाँ से डलता है, ये जब हम अपनी एड पर आते हैं ना, तो देखो यहाँ पे डालने का ऑप्शन आता है यूआरएल, ये आ गया, वेबसाइट यूआरएल। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, यूआरएल होता है। अब देखो यूआरएल में क्या क्या आता है, यूआरएल में आता है HTTPS, एंड फिर ये स्लैश एन सुपर प्रोफाइल डॉट बायो, फिर उसके आगे पूरा। तो इसका पूरा यूआरएल होता है। अब तो उसके लिए क्या होता है, देखो यहाँ पे अभी छोटा सा दिख रहा है, मैंने यूआरएल तो बहुत बड़ा डाला है, ये देखो अब ध्यान से देखना, यूआरएल मेरा पूरा बड़ा है, HTTP के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ सुपर प्रोफाइल बायो दिख रहा है, यहाँ पे पूरा यूआरएल नहीं दिख रहा है। तो वो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने वहां पे क्या किया है, मैंने लगा रखा है डिस्प्ले लिंक। क्या लगा रखा है मैंने, डिस्प्ले लिंक। ये देखो, ये होता है डिस्प्ले लिंक। डिस्प्ले लिंक का मीन्स क्या होता है, जैसे कोई भी यूआरएल को, जो अगर बहुत ऐसा लंबा बड़ा लेंदी दिख रहा है ना, उसको शॉर्ट कर देना। क्या कर देना, शॉर्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरा ओरिजिनल यूआरएल क्या था, यही मान लेते हैं अपना ओरिजिनल यूआरएल, एक ये है कि https://smartmarketingzone.com एंड मेटा ट्रेनिंग पेज, ठीक है। लेकिन मैं डिस्प्ले लिंक में क्या लिखूंगा, डिस्प्ले लिंक में मैं जो मेन पार्ट है ना, जैसे smartmarketingzone.com, बस ये मैं अपना डिस्प्ले लिंक में लिख दूंगा। तो इस प्रकार से अपने यूआरएल और डिस्प्ले लिंक का यूज किया जाता है। ये देखो, यहाँ पे मैंने पहले पूरे यूआरएल का यूज किया, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे किया यूजर डिस्प्ले लिंक, क्या किया, डिस्प्ले लिंक। तो अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ से पूरा न उठाते हुए जो इसका मेन पार्ट था, सुपर प्रोफाइल डॉट बायो, वेबसाइट का जिसको डोमेन कहा जाता है, वो मैंने डोमेन सिर्फ मेन पार्ट यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो अब पब्लिक को क्या दिखेगा, पब्लिक को सिर्फ डिस्प्ले लिंक दिखेगा, ये पूरा का पूरा यूआरएल नहीं दिखेगा, ठीक है। उनको सिर्फ एक छोटा सा एक ये पार्ट दिखेगा, देखो जैसे इसमें दिख रहा है ना। अब इससे फायदा क्या होता है डिस्प्ले लिंक से, जब आप डिस्प्ले लिंक लगाते हो ना, तो ये बहुत कम जगहों में आपका काम हो जाता है। ये देखो कितना कम जगहों में काम हो गया, और पब्लिक जो आपकी ऑडियंस है उनको भी दिख जाता है कि हाँ इन्होंने सुपर प्रोफाइल की यहाँ पे लिंक लगा के रखी है। तो इस प्रकार से ये हम इसका वेब का और डिस्प्ले लिंक का यूज करते हैं, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद आपको अब एक और बटन दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉल टू एक्शन बटन। ये देखो, ये आपको बटन दिखाई दे रहा है, कॉल टू एक्शन बटन।
अब ये कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है, ये क्यों जरूरी होता है, हमको इसको कैसे यूज करना चाहिए। तो देखो, आप कॉल टू एक्शन बटन जब भी आप एड चलाने आओगे, तो आपको कम से कम 19 एड बटन दिखेंगे। कितने? 19 दिखेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे होगा तो, जस्ट ए मिनट। एड कहाँ चला गया है। देखो ऐसा होता है कभी कभी, दिखता ही नहीं मुझे। डिस्क्रिप्शन हो गया, ये रहा क्या? ठीक है, ये रहा। यहाँ पे वो ऐसा लिखा था ना, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये देखो, ये होता है हमारा कॉल टू एक्शन बटन। क्या होता है कॉल टू एक्शन? ये देखो, ये लिखा है कॉल टू एक्शन बटन। अब ये कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है, देखो यहाँ पे कम से कम आपको 19 कॉल टू एक्शन बटन मिलेंगे। ठीक है, 19 कॉल टू एक्शन बटन मिलेंगे। अब आपको कब और कौन सा, किसके लिए यूज करना है, वो सारी चीज मैं आपको अब बताता हूँ। ठीक है, देखो कॉल टू एक्शन पे आ गए। कॉल टू एक्शन क्या होता है? यूजर को एक्शन लेने का डायरेक्ट सिग्नल होता है कि भाई यूजर आपकी एड पे आए तो अब उसको करना क्या है। ठीक है, एक कुछ सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे लर्न मोर आता है, सेंड मैसेज आता है, साइन अप आता है, कॉल नाउ आता है, गेट स्टार्टेड आता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते हैं। देखो कुछ एग्जांपल से समझो। जैसे अगर मैंने जब लीड कैंपेन लगाया, तो लीड कैंपेन के लिए मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, सेंड मैसेज लिख सकता हूँ, साइन अप लिख सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार के कॉल टू एक्शन में यूज कर सकता हूँ। एंड अगर मैंने जब ट्रैफिक कैंपेन लगाया, तब मैं क्या करूंगा, लर्न मोर का यूज कर सकता हूँ, है ना। एंड जब मैंने कॉल्स वाला वो लगाया कैंपेन ऑब्जेक्टिव, तो मैं कॉल नाउ का यूज कर सकता हूँ। जब मैंने सेल्स के लिए लगाया, तो मैं साइन अप बटन का भी यूज कर सकता हूँ, बाय नाउ का भी कर सकता हूँ। एंड जब हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते, तो हम वाला लगाते डाउनलोड नाउ। कौन सा? डाउनलोड नाउ, डाउनलोड नाउ, ऐसा कुछ आता है। ये अपन कॉल टू एक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी पूरी की पूरी 19 लिस्ट है। यहाँ पे मैंने दे भी दी आपके लिए, बना के रखी है मैंने। हाँ, यहाँ पे चले जाता हूँ। देखो कॉल टू एक्शन बटन, ये देखो, अब यहाँ पे सारे बटन आपको इस पूरी लिस्ट में मिल जाएंगे। और एक क्या काम आता है, कौन सा बटन किस काम आता है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल इस पीडीएफ में मिल जाएगी। जैसे ऑर्डर नाउ कब आपको लगाना है, एक फॉर एग्जांपल देखते हैं। ऑर्डर नाउ आपको कब यूज करना है? जब अर्जेंसी क्रिएट करनी हो, मतलब जब उनको बोलना है कि इसको अभी खरीदो, इस प्रकार से। ये किस किस के लिए काम आता है? जो फूड डिलीवरी होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए होते हैं, एंड फास्ट मूविंग आइटम के लिए होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपको डायरेक्ट सेल मिलती है, एक्शन ओरिएंटेड चीज आपको मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे दिए जाते हैं, है ना। देखो जैसे अभी मैंने साइन अप की बात की थी, साइन अप कब लगाते? जैसे जब रजिस्ट्रेशन चाहिए, जैसे कोई कोर्स लॉन्च करते, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरा एक कोर्स है मेटा सर्विस का, तो मुझे कोर्स के लिए लीड चाहिए, तो मैं लीड के लिए क्या करूंगा, साइन अप बटन लगाऊंगा। साइन अप से क्या होगा, लोग मेरे इंस्टेंट फॉर्म को फिलअप करेंगे, और वहां से या फिर मेरा कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसको फिलअप करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से होता है। ये किसके लिए होता है? कोर्सेस, जो कोर्सेस सेल करते हैं, जो वेबिनार लेते हैं, जो ट्रायल्स फॉर्म के लिए देते हैं। ठीक है, इससे बस फायदा ये होता है कि यहाँ से आप लीड कलेक्ट कर सकते हो, है ना। स्ट्रक्चर एंड ऑडियंस, यहाँ पे सब ऑडियंस एक जगह यहाँ पे ला सकते हो एक्सेल शीट में। तो इस प्रकार से आपको हर एक बटन का एक प्रॉपर यहाँ पे आप यूज कर सकते हो डिटेल में। तो इस पीडीएफ को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें पूरी 19 के 19 कॉल टू एक्शन बटन को यहाँ पे डिटेल में मैंने क्लियर किया है। ओके, चलो। अब कुछ इंपॉर्टेंस मैट्रिक्स को हम समझ लेते हैं। कुछ जरूरी मैट्रिक्स होती है, और ये मैट्रिक्स होती का, ये दिखती का, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे हम कोई भी कैंपेन में जब एंटर होते हैं, ये हम कैंपेन में आए, देखो ये हम कैंपेन में आए, इसको मैंने सिलेक्ट किया ऑल टाइम पे, मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो, जब ये हमारी एड यहाँ पे जब दिखती है, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मैट्रिक्स वगैरह दिखते होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रिजल्ट, रीच, फ्रीक्वेंसी, कॉस्ट पर रिजल्ट, बजट, अमाउंट स्पेंड, एंड इम्प्रेशंस। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है, और ये हमको जो हमारा कैंपेन है उसको ऑप्टिमाइज करने में किस प्रकार से हेल्प करता है। तो उन सारे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है उसको हम पूरा डिटेल में अभी समझने वाले। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आ, एक और चीज देख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स को अपन देख लेते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स होता है अमाउंट स्पेंड, वहां पे लिखा होता है हमारे एड मैनेजर में अमाउंट स्पेंड, ये आपको देखा होगा। ये देखो, ये लिखा है यहाँ पे अमाउंट स्पेंड। तो ये क्या होता है? सिंपली इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या है। हमने अमाउंट स्पेंड बराबर टोटल मनी यूज टिल नाउ, मतलब अभी हमने इस कैंपेन के ऊपर कितना पैसा खर्च कर दिया। तो अमाउंट स्पेंड में ये बताता है। क्यों जरूरी होता है? बजट कंट्रोल करने के लिए, आरओएस एंड सीपी निकालने के लिए ये
यूज होता है, ठीक है। इसको कब यूज करें, जब हम डेली मॉनिटरिंग कर रहे या फिर स्केलिंग डिसीजन ले रहे कि भाई अब इसको स्केल कैसे करना है, तब हम पेमेंट को देखते हैं कि अभी हमने कितना पेमेंट खर्च कर दिया है और अब हमको कितना करना है। ओके। अगला होता है इम्प्रेशन। क्या होता है इम्प्रेशन? इम्प्रेशन मीन्स क्या होता है, ये देखो आपको यहाँ दिखेगा इम्प्रेशन, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है इम्प्रेशन। ये वाले कैंपेन में 2,000 इम्प्रेशन आए, यहाँ पे 6,000 इम्प्रेशन आए, यहाँ 5,000 इम्प्रेशन आए। तो ये इम्प्रेशन होता क्या है, इम्प्रेशन का मतलब क्या है, ये समझो। इम्प्रेशन का मतलब है कि एड कितनी बार दिखाई गई, एक इंसान को कितनी बार एड दिखाई गई। ठीक है, जैसे सेम पर्सन को मल्टीपल टाइम काउंट होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला है कि इम्प्रेशन बराबर टोटल एड व्यू। कितना? टोटल एड व्यू। फॉर एग्जाम्पल समझो, इम्प्रेशन मीन्स जैसे हम बातचीत करते हैं कि भाई उसके ऊपर हमारा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा। इंप्रेशन पड़ा मीन्स उसने हमारी एड को देखा। एड को देखा मतलब उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ चुका है, हमारा एड अपनी दिखी, उसको इंप्रेशन पड़ गया। भले उसने क्लिक ना किया हो, भले उसने उसको वॉच ना किया हो, अगर हमने वीडियो डाली तो उन्हें वीडियो को पूरा देखा ही ना हो, लेकिन इंप्रेशन तो पड़ा ना, उसको एड कहीं ना कहीं शो तो हुई ना। बस उसी को बोलते हैं इंप्रेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंप्रेशन। तो इतनी चीज को ध्यान रखो। ओके, चलो नीचे चलते हैं। एंड अगला होता है, देखो क्यों जरूरी है, अवेयरनेस मेजर करने के लिए, सीपीएम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सीपीएम बताऊंगा मैं अभी आपको। देखो अब अगला होता है रीच। रीच आपको यहाँ देखने को मिलेगा इंप्रेशन के बाजू में, ये देखो ये इंप्रेशन है। एंड इसके बाजू में आपको देखने को मिलेगा रीच वगैरह, ये देखो ये रहा रीच। अब रीच क्या होती है, जैसे देखो यहाँ पे 1860 रीच आई, यहाँ पे 5,500 रीच आई, यहाँ 4,000 ऐसे कुछ रीच आई, ठीक है। तो अब ये रीच क्या होता है समझो। ये यूनिक लोग होते हैं जिन्होंने एड देखी, ठीक है। अब इनके ऊपर इंप्रेशन नहीं पड़ा, इन्होंने एड को देखा। देखा मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने क्लिक कर दिया होगा, या उन्होंने अच्छे से थोड़ा सा टाइम देख के देखा होगा, जैसे 3 सेकंड देख लिया, 5 सेकंड देखा, 10 सेकंड देखा, है ना। या फिर अपनी पूरी वीडियो को 25% देख ली, 50% देखी। ये वो होता है रीच में काउंट होता है, क्योंकि ये यूनिक लोग होते हैं, हर बार नए लोग होते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है कि यूनिक पीपल रीच, मतलब अपनी एड नए लोगों तक जा रही है। चलो एक और थोड़ा सा और क्लियर करो, देखो यहाँ पे रीच आया, रीच मतलब 1860, ये समझो 1860 ये नए लोग हैं। ये पूरा मार्केट है, पूरे मार्केट में 1860 लोग बैठे हुए हैं। ये 1860 लोगों को मेरी एड दिख गई है, ठीक है। अब उसमें इंप्रेशन कितना पड़ा 1860 में मेरा, देखो इंप्रेशन पड़ा मेरा 2159, 2159, ठीक है। ये मेरा इंप्रेशन पड़ा कितने में, 1800 लोगों पे। एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखो 1800 लोगों पे 2159 बार इंप्रेशन पड़ा। मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास बंदे कितने थे, मेरे पास लोग कितने हैं, 1860 ही लोग हैं। तो फिर 2,000 इंप्रेशन कैसे पड़ गए, क्योंकि यहाँ पे जैसे मार्केट में तो 1860 ही लोग थे, तो 2,000 इंप्रेशन कैसे पड़े। अब क्या हुआ, जो 1860 लोग थे ना, उसी में से कोई कोई ना कोई बंदा ऐसा है जिसको हमारी एड डबल दिख गई, ठीक है, तो वो उसमें काउंट हो गया। ठीक है, फिर ऐसे कुछ करके लोगों को डबल एड दिख गई, तो इस प्रकार से वो कितना चला गया हमारा इंप्रेशन, 2,000 के लगभग उसमें दिखा रहा है ना, 2,150। मतलब इसमें जो 2,000 जो दिखा रहा है, उसमें से 1860 कौन से यूनिक लोग है, यूनिक लोग है। अब देखो 2,000 में से 1860 को माइनस कर दो। मैं यहाँ पे प्रिंट वो करता हूँ, कैलकुलेट। देखो बहुत ही बड़ा हो गया तो, 1 मिनट। देखो मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कितना मेरे को ओरिजिनल रिच मिली थी, है ना। जैसे यहाँ पे कहा गया, अरे टोटल इम्प्रेशन कितने थे, 2,149, माइनस कर दूंगा मैं 1860 को। 1860 मैंने माइनस किया, मतलब जो 299 लोग हैं ना, उनको मेरी एड डबल दिख चुकी है, ठीक है। 299 लोगों को एड मेरी डबल दिखी है, इसलिए उस पर इम्प्रेशन आ रहा है कि भाई ये इम्प्रेशन इतना बता रहा है ना। थोड़ा सा समझो आप किस चीज से होता है, मैं अभी और आपको क्लियरिटी करते हुआ। देखो ऑडियंस साइज समझाने के लिए यूज होता है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कैसे की जा सकती है इसके थ्रू, मतलब हम इंप्रेशन के थ्रू फ्रीक्वेंसी कैसे कंट्रोल करते हैं। पहले फ्रीक्वेंसी समझो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देन उसी के बाद आप उसको कंट्रोल करना समझ पाओगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी समझो एक बड़ा एवरेज है कि कितनी बार एड देख रहा है। मतलब अभी मैंने बताया ना कि भाई 1800 लोगों ने देखी, और कितना 2,000 लोगों पे इंप्रेशन पड़ा, मतलब 2,000 इंप्रेशन पड़ा। मतलब कुछ पर्सन ऐसे थे जिनको एड डबल दिखी, तो जो जिनको एड डबल दिखी, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी।
जैसे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एक सिंपल फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी बराबर इम्प्रेशन एंड भागित रीच। अब देखो, यहाँ पे इम्प्रेशन कितना था, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 2000 इम्प्रेशन पड़े। कितने? 2000 इम्प्रेशन पड़े। एंड रीच कितनी थी? रीच अपनी थी 1800। रीच कितनी थी? 1800। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या रही? फ्रीक्वेंसी क्या रही? देखो, इसको यहाँ पे अपन यहाँ पे वो करते हैं, ठीक है। एन 18 एकम 18, फिर 20, 18 एकम 18। तो यहाँ पे समझ लो 1.1 हमारी क्या रही? फ्रीक्वेंसी रही। 1.1 क्या रही? हमारी फ्रीक्वेंसी रही। तो ये इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए। अब देखो, फिर फ्रीक्वेंसी हमने निकाली। सो अब एक आइडियल रेंज में बता देता हूँ आपको। अगर आप जब लीड एड चला रहे हो, तो लीड एड जब आप चलाते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 1.15 से 3 तक होना चाहिए, ठीक है, 1.15 से 3। अगर 1.15 के अगर नीचे चले जाता है, 1.15 के अगर नीचे चले जाता है तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर बार यूनिक लोगों को दिख रही है, बार बार अपनी एड एक ही इंसान को बार बार नहीं दिख रही, यूनिक यूनिक लोगों को दिख रही है। और अगर अपनी यहाँ पे 3 या 4 से ऊपर चली जा रही है, 2, 3, 4 से ऊपर जा रही है, तो ये समझ लो कि एक ही इंसान को अपनी एड 3, 4 बार दिख रही है ना। देखो, एंड जब आप सेल्स एड लगाओ, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 से 4 तक की होनी चाहिए। 2 से 4 मतलब एक इंसान को अगर आपकी एड 2 बार भी दिख गई तो भी ठीक, 4 बार भी दिख गई तो भी ठीक है, चल जाएगा। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो चलो, फ्रीक्वेंसी को और सिंपल शब्द में बता देता हूँ। अगर फ्रीक्वेंसी 2 आई, फ्रीक्वेंसी 2 आई, इसका मतलब एक एक व्यक्ति ने आपकी एड को 2 बार देख लिया। एक व्यक्ति ने आपकी एड को 2 बार देख लिया। अगर फ्रीक्वेंसी 3 आई, इसका मतलब एक ही व्यक्ति ने आपकी एड को 3 बार देख लिया। अगर फ्रीक्वेंसी 4 आई, इसका मतलब एक ही व्यक्ति ने आपकी एड को 4 बार देख लिया। बस सिंपल, आप समझ गए फ्रीक्वेंसी का मतलब। बस फ्रीक्वेंसी कि सामने वाला आपकी एड कितनी बार देख रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी 1% से 1% बराबर होना चाहिए, 4 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 3, 4 आ रही है, 3, 4 के ऊपर कभी जा रही है ना, ऐसा ऊपर जा रही है, तो इसको बंद कर देना। जैसे 5 पे कभी चले गए तो यहाँ तो जान मत देना। लेकिन जब भी इसके ऊपर अगर लगे जा रही है, तो अपने कैंपेन को ऑफ कर देना, क्योंकि वो आपका कैंपेन प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। वो उसके ऑडियंस साइज आपने सही टारगेट नहीं किया, या फिर उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स वगैरह है, ठीक है, कि वो आपकी एड है ना, वो ज्यादा लोगों तक नहीं दिखा पा रहा है, वही घुमा फिरा के वही ऑडियंस को बार बार एड दिखा रहा है। तो ये कैंपेन को ऑफ कर देना, अगर ये 4, 5 के मतलब 4 के ऊपर ही चली गई तो ठीक है। बस कोशिश करना कि फ्रीक्वेंसी अपनी 1.5 से 3 के अंदर ही रहे, ओके। 4 भी मत जान देना, लेकिन सेल्स एड में ये चली जाती है 4, ओके। तो फ्रीक्वेंसी आप समझ गए, इसका फॉर्मूला लिख लो। और फ्रीक्वेंसी बराबर इम्प्रेशन बटे रीच, ठीक है, मतलब ऊपर इम्प्रेशन रखोगे, नीचे रीच रखोगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। अब देखो, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने बताया ना कि 4 के ऊपर अगर चले गई, तो क्या होगा? ऑडियंस बोर हो रही है, मतलब ऑडियंस को एक ही एड बार बार दिख रही, ये हो रहा है ना, आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, वहां से आपका कॉस्ट बढ़ते जाएगा, है ना। इसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे? एक न्यू क्रिएटिव बनाओ, जो पुराना आपका वो कैंपेन था उसको ऑफ करो, और एक नया डिजाइन बनाओ, नया क्रिएटिव बनाओ, नया वीडियो बनाओ, एंड उसको लगाओ। एंड आपकी जो ऑडियंस है ना, उसको ब्रॉड करो, मतलब बड़ी कर दो। अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी टारगेटिंग को बहुत छोटी कर देते हैं, नेरो कर देते हैं। तो नेरो टारगेटिंग जब हम करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से, तो अभी बस आप समझो क्या हो रहा है, जब हम एड चलाएंगे, जब हम मेटा एड सीखेंगे ना, देन धीरे धीरे आपको ये सब मैट्रिक्स समझ में आते रहेंगे, ठीक है। एंड जब हम कैंपेन रन कर देंगे, कैंपेन रन करने के बाद जब हम एनालिसिस करेंगे ना, तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी ये होता है, इंप्रेशन ये होता है, रीच ये होती है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने भी सीखा था ना, मुझे ना तो इंप्रेशन समझ में आया, ना तो फ्रीक्वेंसी समझ में आती थी, ना तो सीपीएम समझ में आता था। कभी नहीं समझ में आया। फिर जब उसको बार बार प्रैक्टिस किया ना, तब समझ में आ चुका है, ठीक है। तो अभी ज्यादा लोड मत लो, अभी बस समझो कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसके फॉर्मूले अपने कॉपी में नोट करते जाओ, ओके। एंड एक होता है लिंक क्लिक। क्या होता है लिंक क्लिक? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि लोग लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट या पेज पर गए, सिंपल, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी सिंपल होता है कि लिंक क्लिक बराबर टोटल लिंक क्लिक। कि भाई जैसे मैंने वेबसाइट लगाई, अब मैंने एड चलाई वेबसाइट के ऊपर, कितने लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर वो लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं कि गो टू वेबसाइट या लर्न मोर, ऐसा जो बटन लगा है, कितने लोग उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं।
तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे इतने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया। क्यों जरूरी है? जब हम वेबसाइट का ट्रैफिक देखना चाहते हैं, ठीक है, जब हम हमारी फनल एंट्री पॉइंट को देखना चाहते हैं कि जो हमने लैंडिंग पेज बनाया या फिर जो हमने फनल बनाया, कि पहले ऑडियंस या लैंडिंग पेज पे आएगी, फिर चेकआउट पेज पे जाएगी, फिर थैंक यू पेज पे जाएगी, ठीक है। तो उसमें प्रॉपर कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही जब स्टार्टिंग का जो पॉइंट था। तो वहां पे हम इसको टेस्ट आउट करते हैं। देखो अब आता है सीपीसी, कॉस्ट पर लिंक क्लिक। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट पर लिंक क्लिक। एक सीपीसी होता है कॉस्ट पर कन्वर्जन, ठीक है, लेकिन अभी अपन बात करें कॉस्ट पर लिंक क्लिक की। देखो सीपीसी, इसका एक फॉर्मूला लिख लो, अमाउंट स्पेंड बराबर लिंक क्लिक। क्या क्या इसका फॉर्मूला है? अमाउंट स्पेंड बटे में लिंक क्लिक, ठीक है। इसको इससे भाग दे दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? सीपीसी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सीपीसी। चलो एक प्रैक्टिकल देखते हो, प्रैक्टिकल देखते हैं सीपीसी कैसे निकलता है। पहले उसका अब उनको क्या चेक करना है? अमाउंट कितना अपने उस पे एंड किया, उसके ऊपर कितने अपने को लिंक क्लिक आए। तो चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ। आ, पहले कोई ऐसे जिसके ऊपर मैंने लिंक क्लिक वाला एड लगाया हो वाले देख लेगा, है ना। तो इसके ऊपर मैंने लिंक क्लिक वाला एड लगाया था, इसको मैं चेक करूंगा। ओके। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। पहले अमाउंट स्पेंड नोट करके रख लेते। अमाउंट स्पेंड कितना हुआ इस पे? बहुत कम हुआ था, 76, ठीक है। देखो यहाँ पे 76 रुपये क्या हुआ? अमाउंट स्पेंड हुआ। अब बटे में, इसके भागित में क्या आएगा? लिंक क्लिक आएगा। कितने उस पे लिंक क्लिक आए? तो देखो यहाँ पे लिंक क्लिक अगर कहीं दिख रहा तो देखता मैं। देखो ये रहा लिंक क्लिक। कितने लिंक क्लिक आए? 176 लिंक क्लिक आए। तो मैं क्या करूंगा? इसके भागित में क्या लिखूंगा? 176, ठीक है। बस अभी आप समझते जाओ क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको बाद में समझना, ठीक है। 176। बस अब मैं इसको जैसे ही इसको भागित करूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? सीपीसी निकल जाएगा, कि मेरा सीपीसी क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ सीपीसी क्या चल रहा है मेरा। 76 डिवाइड बाय 176। तो मेरा सीपीसी आया है 0.43। क्या है मेरा सीपीसी? 0.43। सीपीसी मतलब मुझे एक एक लिंक क्लिक के लिए मुझे 0.43 रुपए पे करना पड़ रहा है। मतलब सिर्फ कोई भी एक बंदा अगर मेरी एक लिंक पे क्लिक कर दे रहा ना, तो मेरा इतना पैसा कट रहा है। एक लिंक पे क्लिक करने का मुझे इतना पे करना पड़ रहा है। 0 रुपए 43 पैसा मुझे पे करना पड़ रहा है हर बार जब भी कोई मेरा लिंक पे क्लिक कर रहा है। देखो यहाँ पे इनने दिया होगा अगर लिंक क्लिक, ये देखो यहाँ पे इनने लिखा है 0.44। मैंने अभी बताया ना, यही निकला ना अपना भी। 0.44 क्या निकल रहा है मेरा? सीपीसी। तो 0.44 अगर सीपीसी निकल रहा है तो ये भी बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है, अच्छा सीपीसी आ रहा है मेरा, है ना। क्योंकि अब इसमें तो बजट कम लगा था और सब वगैरह कम था, इसलिए ऐसा दिख रहा है। देखो इसमें क्या होता है कि एक एक क्लिक लाने में कितना पैसा लगा, ठीक है। एक क्लिक लाने में, सिर्फ एक क्लिक लाने में मुझे कितना पैसा लग गया। तो देखो, एक आइडियल सीपीसी होता है, अगर आप कोई सर्विस एड चला रहे हो तो आपका एक आइडियल सीपीसी हो सकता है कि 5 रुपए से 30 रुपए तक आपका सीपीसी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर के लिए जब एड चलाता हूँ तो मेरा सीपीसी कभी 25 रुपए चले जाता है, कभी 20 रुपए चले जाता है, कभी 30 रुपए जाता है, ठीक है, तब ऐसा जाता है। एंड जब आप कोर्स के लिए कोई एड चला रहे हो तो आपका सीपीसी जाना चाहिए 3 रुपए, और 3 रुपए से लेके 15 रुपए। अब जब मैं बूट कैम्प जब चलाता था, 3 डेज फ्री वाला बूट कैम्प, तो एक बार मेरा गया था 5 रुपए सीपीसी गया था, और एक बार मेरा गया था 10 रुपए सीपीसी गया था, और एक बार मेरा गया था 15 रुपए सीपीसी गया था। ये 5 रुपए मैंने ब्रॉड टारगेटिंग किया था। ब्रॉड मतलब सबको दिखे, इंडिया, पूरे इंडिया को टारगेट करके सबको एड दिखे, इसलिए 5 रुपए गया था। 10 रुपए इसलिए गया था क्योंकि मैंने इसमें स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर लिया था, ठीक है। 15 रुपए इसलिए गया था क्योंकि मैंने इसमें बिजनेस ओनर को टारगेट किया था, सिर्फ ओनली बिजनेस ओनर को टारगेट किया था, कि सिर्फ बिजनेस ओनर ही मेरे रेट देखे, इसलिए ये सीपीसी यहाँ पे बढ़ गया था, ठीक है। तो वो अपनी ऑडियंस के ऊपर रहता है। अगर आपकी ऑडियंस बहुत ब्रॉड है, पूरी बड़ी है, और आपका ऑफर भी ऐसा है कि जैसे फ्री वाला ऑफर है या फिर कुछ ऑफर है, तो हो सकता है कि आपका जो वो है वो 5 रुपए के नीचे नीचे चले जाए, ठीक है। आपका सीपीसी 5 रुपए के नीचे वगैरह चले जाएगा, है ना। एंड आपको लग रहा है कुछ स्पेसिफिक है और उसमें कुछ ऑफर वगैरह ज्यादा नहीं है सेल करना है, तो हो सकता है 15-20 रुपए के ऊपर चले जाए, ठीक है। तो ये सीपीसी होता है। सीपीसी निकालना सीखे ना आप? बड़ा आसान था, बहुत आसान था, है ना। तो देखो अब हमारा सीपीसी भी हो गया। अब और चेक कर लेते हैं और क्या है, ठीक है। सीपीसी का सिंपल फॉर्मूला लिख लो, सीपीसी बराबर टोटल अमाउंट स्पेंड बटे में लिंक क्लिक, कितने लिंक क्लिक आए, तो आपका क्या निकल जाएगा? सीपीसी निकल जाएगा। ओके। एंड सीपीसी हाई क्यों होता है? देखो, जब हमारा जो वीक, जो हेडलाइन है वो वीक हो चुका हो, जैसे मैंने बताया था, मैंने एक हेडलाइन लिखा 3 डेज फ्री एआई बूट कैम्प, तो यहाँ पे वो हेडलाइन अच्छी थी।
अगर मैं वहां पे वीक हेडलाइन लिखता कि 3 दिन का कोर्स करो, या 3 दिन 3 दिन की क्लास अटेंड करो, ऐसा कुछ वीक वाला रख देता, तो लोग उसको अटेंड नहीं करते, मतलब लोग उस पर क्लिक नहीं करते, लोग उस पर आते नहीं। तो मेरा क्या होता, सीपीसी बढ़ जाता। जहां मुझे 5 रुपए लग रहे थे वहां मुझे 20 रुपए लग सकते थे। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन रॉन्ग ऑडियंस, अगर मैं अपने गलत ऑडियंस चुन लेता, है ना, तो तब भी हमारा सीपीसी बढ़ सकता है। एंड बेड क्रिएटिव, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अगर हमारा क्रिएटिव ही अच्छा नहीं है, या फिर जो चीज के बारे में हम बताना चाह रहे हैं और हमारा क्रिएटिव किसी और चीज को ही रिडायरेक्ट कर रहा है, या फिर उसको अलग चीज बता रहा है, तो वहां पे भी हमारा सीपीसी बढ़ जाता है। तो अगर आपको सीपीसी को कम करना है, तो आप इन चीजों पे काम करो, हेडलाइन पे काम करो, ऑडियंस पे काम करो, आपकी क्रिएटिव वगैरह पे काम करो। मोस्टली क्रिएटिव पे आपको काम करना है जब आपको अपना सीपीसी बढ़ाना है। ठीक है, देखो, एक होता है क्लिक ऑल। क्लिक ऑल, देखो अभी जितनी भी सेटिंग है ना, सब मैं यही की बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना क्लिक ऑल, तो ये सारी सेटिंग जितना भी यहाँ पे सब कुछ मैं अभी वहां पे आपको बता रहा हूँ उस पीडीएफ में। एंड जब आप वो सब सीख जाओगे तो आपको यहाँ पे सब दिखने लगेगा, तो सब आपको आसानी जाएगी समझने में, है ना। तब देखो क्लिक ऑल क्या था, क्लिक ऑल क्या था। देखो क्लिक ऑल का मीन्स होता है कि हर टाइप का क्लिक, भले उसने कुछ भी किया हो, उसने लाइक कर दिया हो, शेयर कर दिया हो, प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया हो, या सी मोर कुछ भी कर दिया उन्हें, तो वो हमारे क्लिक में काउंट हो जाएगा। कि भाई हम देखना चाहते हैं, हमने जो एड चलाई भाई उन्होंने कहीं भी क्लिक कर दिया हो तो काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसको कब यूज करें, जब आपको सेल्स को एनालिसिस के लिए, सॉरी, सेल्स एनालिसिस के लिए नहीं करना रहता है इसको, क्योंकि इस पे तो एनीवन कोई भी रिडायरेक्ट हो जाता है आपकी एड पे। ठीक है, एंड इसको आपको करना है इंगेजमेंट एनालिसिस करने के लिए। किस लिए, इंगेजमेंट के लिए, कि भाई कौन लाइक कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, शेयर कर रहा है, मतलब ज्यादा क्लिक आ गए ना, इसका समझ जाओ कि लोग आपकी पोस्ट पे इंगेज कर रहे हैं। लेकिन ये सेल्स के लिए नहीं होता, सेल्स के लिए अपन दूसरी चीज का यूज करते हैं, है ना। देखो, अब सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो होता है सीटीआर। सीटीआर को एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि सीटीआर बहुत काम का है। और सीटीआर ही होता है जो आपकी एड को बढ़ाता है, आपकी एड को मतलब आगे ले जाता है, या फिर आपको ऑप्टिमाइज करने का सब बताता है सीटीआर। ठीक है, अब सीटीआर को समझो। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है सीटीआर बराबर क्लिक्स बटे इम्प्रेशन इंटू 100। देखो आप उन्हें ऐसा लिखते हैं सीटीआर, सीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है, सीटीआर बराबर क्लिक्स, कितने क्लिक्स आए हमारी वेबसाइट के ऊपर, या फिर जो भी हमने ऐड लगाया कितने क्लिक आए, और उस पर कितने इंप्रेशन पड़े, कितने इंप्रेशन पड़े, कितने इंप्रेशन पड़े, और उसको इंटू कर देंगे हम 100 से, क्या कर देंगे, इंटू 100 से। चलो अपन किसी एक चीज का सीटीआर निकाल के देखते हैं, है ना। सीटीआर पहले अपन निकालना सीखते हैं। तो पहले क्या देखना है अपने को, कोई लिंक क्लिक, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, चलो इसका देख लेते हैं। ठीक है, इस पे लिंक क्लिक कितनी आई थी अपने को, 700 कुछ आई थी ना। जस्ट मिनट, एक बार देख लेते हैं कुछ। ये तो इम्प्रेशन थे, रिजल्ट हो गए, ये तो एट्रीब्यूशन हो गया, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंड, इम्प्रेशन, लिंक क्लिक। 176 लिंक क्लिक आए। ठीक है, तो यहाँ पे उन कितना लिख देंगे, 176। वही मुझे लिंक क्लिक आए, और इस पे इम्प्रेशन कितने पड़े, इम्प्रेशन कितने पड़े, 176 लिंक क्लिक आए, इस पे इम्प्रेशन पड़े ना, देखो 5,000, 5,000 अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो 5,000 इंप्रेशन पड़े, 5,000 इंप्रेशन आए, एंड इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। चलो इसको थोड़ा सा सिंपल करता हूँ मैं। 176 को मैं मान लेता हूँ 200, 200 मुझे लिंक क्लिक आए, और मुझे टोटल इंप्रेशन कितने पड़े थे, 5,000, 5,000 मुझे इंप्रेशन पड़े थे। ठीक है, और इंटू में कर दूंगा 100, तो मेरा सीटीआर निकल जाएगा। देखो इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, ये डिवाइड किया, इसको यहाँ से हटाया, तो 5 इंटू 2, और ये 2 इंटू 2 बराबर 4। तो मेरा सीटीआर क्या निकला, 4% निकल गया। तो 4% मेरा क्या निकला, सीटीआर निकला। तो 4% अगर सीटीआर निकल रहा है तो अच्छी बात है, मतलब इतनी भी अच्छी बात नहीं है, इतना भी ज्यादा नहीं निकला है, लेकिन सही है, ठीक है। लेकिन सीटीआर आपका एकदम कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सीटीआर आ रहा है 1, 2, ऐसे नहीं आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, और 1 के नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं आना चाहिए। अगर सीटीआर 1 के नीचे जा रहा है तो अपना आपको क्रिएटिव चेंज करने की जरूरत है। क्या चेंज करना है, क्रिएटिव चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि लोग उस पर पसंद ही नहीं कर रहे आपका एड को, इस प्रकार से। तो देखो ये हमने सीटीआर निकालना सीखा कि सीटीआर क्या होता है। देखो ये क्या बताता है कि एड कितनी अट्रैक्टिव है, बस ये इसी चीज को इंडिकेट करता है कि भाई आपकी जो एड है उसकी वो जो कितना सुंदर है, वो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्या लोग आपकी एड देखते से क्लिक करते रहे क्या, ये बताता है। देखो अगर बेंचमार्क मैंने लिखा है
अगर आपका जो एड है वो 0.7 के भी नीचे चला गया, 0.7 के भी नीचे चला गया तो बहुत वीक है वो, क्या है, आपका एड क्रिएटिव बहुत ही वीक है, उसको तुरंत चेंज कर दो। अगर आपका 1% प्लस आ रहा है, 1% प्लस आ रहा है, तो वो गुड है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब चल सकता है, लेकिन स्केल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपका जो एड क्रिएटिव 2% के ऊपर आ रहा है तो वो एक्सेलेंट है। जैसे अभी मेरा कितना आया था, 4% आया था, तो 4% आया था मतलब इट्स अ बेटर, क्या ये बेटर था। ठीक है, उसको बेटर नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मैंने उसमें ज्यादा नहीं, 76 रुपये स्पेंड किए थे, है ना, लेकिन मतलब वो अच्छा आ रहा था, सीटीआर अच्छा आ रहा था। पर जो भी मैंने उस पर क्रिएटिव लगाया था ना, वो बहुत ही अच्छा क्रिएटिव था। उस पर मतलब लोग क्रिएटिव पे देखते से क्लिक कर दे रहे थे, वो इतना अच्छा क्रिएटिव बना था, है ना। तो इसलिए उस पे मेरा 4% आया था। तो आप जब भी अपना क्रिएटिव को अगर टेस्ट आउट करना चाहते हो कि भाई मेरा क्रिएटिव को मैं टेस्ट आउट करूं, तो आपको उसको क्या देखना पड़ेगा, सीटीआर चेक करना पड़ेगा। जब भी आप क्रिएटिव टेस्ट आउट करेगा आपको सीटीआर को देखना पड़ेगा। ओके। अब अगला होता है सीपीएम। सीपीएम क्या होता है, ये भी बहुत जरूरी होता है, आपने बहुत बार सुना होगा इसका, सीपीएम ये है, सीपीएम ये हो। देखो सीपीएम मीन्स क्या होता है, सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। देखो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, सीपीएम बराबर अमाउंट स्पेंड बटे इम्प्रेशन इंटू 1000। देखो कैसे कर निकालेंगे सीपीएम। सीपीएम सीपीएम का मतलब पहले समझ लो, सीपीएम का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आपने 1000 लोगों को अपनी एड दिखाई, तो 1000 लोगों को एड दिखाने में आपको कितना पैसा लग गया, ठीक है। 1000 लोगों को आपकी एड दिखी, तो 1000 लोगों को एड दिखाने का आपको कितना पैसा लगा, वो यहाँ पे निकालना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते टोटल अमाउंट स्पेंड, मान लीजिए मैंने 100 रुपए अमाउंट स्पेंड लगाया, 100 रुपए की मैंने एड लगाई, ठीक है। उस पर मुझे कितने इंप्रेशन पड़े, कितने इंप्रेशन पड़े, तो 100 रुपए में जब हम एड लगाते तो कम से कम 5000 हमको इंप्रेशन पड़ते जब हम लीड कैंपेन लगाते, ठीक है। ये जब मुझे एक बार पड़ा था मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंटू में क्या कर दूंगा इसको, 1000 से वो इंटू कर दूंगा। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया काय का, सीपीएम निकालने का, सीपीएम। तो अब मुझे इसका एक वो निकल जाएगा कि भाई मेरी एड 1000 लोगों को दिख रही है, तो 1000 लोगों को एड दिखने का मुझे कितना पैसा पे करना पड़ रहा है। तो देखो मैं इसको यहाँ से कर दूंगा, 512, 20 रुपए, कितने निकले मुझे, 20 रुपए निकला। तो इसका मतलब 1000 लोग मेरी एड देख रहे, तो मेरा 20 रुपए खर्च हो रहा है। कितना, 20 रुपए खर्च हो रहा है। जब 2000 लोग एड देखेंगे तो 40 रुपए, 3000 लोग एड देख रहे तो कितने, 60 रुपए, 4000 देख रहे तो 80 रुपए, और 5000 लोग देख रहे तो 100 रुपए खर्च हो रहे। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, सीपीएम निकालते, क्या निकालते, सीपीएम निकालते। देखो 1000 लोगों तक पहुंचाने का कॉस्ट होता है ये, कि भाई तुम 1000 लोगों तक अपनी एड पहुंचा रहे हो, तो 1000 लोगों तक पहुंचाने के आपको कितने रुपए कट रहे, तो वो बताएगा। जैसे 1000 लोगों तक पहुंचाने के हमको 20 रुपए लगे, इस प्रकार से। सीपीएम हाई होने का रीजन क्या होता है, कभी कभी देखो अभी तो 20 रुपए आया तो ठीक है, अच्छा है। अगर एकदम बहुत हाई हो जाता है कि भाई कभी कभी तो बहुत ज्यादा, 50, 100, 150, 200 किसका सीपीएम आ जाता है कभी कभी, ओके। तो हाई होने का क्या कारण है, उसका कारण भी समझ लो। देखो एक तो होता है कि आपकी जो ऑडियंस है ना, कॉम्पिटिटिव ऑडियंस हो चुकी है। मतलब वो एक तो मतलब इतनी ब्रॉड ऑडियंस नहीं है आपके पास, ज्यादा ऑडियंस नहीं है, ठीक है। और आपके कॉम्पिटिटर भी बहुत हो गए, जो उन्हीं को नेरो जो ऑडियंस है, बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस है, उनको एड दिखाए जा रहे हैं और आप भी अपनी एड चला रहे हो, तब जाके आपका सीपीएम हाई हो जाता है। ठीक है, नेरो टारगेटिंग, बहुत कम ऑडियंस है आपके पास, या फिर आपने ऐसी लोगों को टारगेट कर दिया है कि जो मतलब बहुत कम लोगों को टारगेट कर दिया, एकदम स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर दिया आपने, तब ये हो जाता है, ठीक है। एकदम पुअर रिलेवेंस, आपका एड उस ऑडियंस से मिल ही नहीं रहा, जो आपने एड लगाई वो आपके ऑडियंस से गलत चुन ली, तो इस प्रकार से हमारा सीपीएम हाई हो जाता है ना। तो सीपीएम को हाई नहीं करना है आपको, कम से कम उसको मेंटेन करते हुए चलना है। ये सीपीएम कैसे पता चलेगा, जब आप अपनी एक एड चलाओ, दो एड चलाओ, तीन एड चलाओ, तब आपको पता चलेगा अच्छा इस पे मेरा इतना सीपीएम निकला, इस पे इतना सीपीएम निकला, इस पे इतना निकला, तो अब मुझे इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए डिक्रीज करने के लिए क्या करोगे, आप अपना क्रिएटिव चेंज करोगे, ऑडियंस चेंज करोगे, आपको ऑडियंस को, उसकी ऑडियंस की वो बढ़ाओगे, जो उसकी रेंज होती है ना, वो आप बढ़ाओगे, ठीक है, इस प्रकार से। चलो, अब एक और चीज होता है, वीडियो मैट्रिक्स भी होता है। जैसे हम जब वीडियो चलाते तो एक रील वाली, जो इंस्टाग्राम रील वाली वीडियो चलाते, तो कम से कम वो वीडियो होती है 30 सेकंड की या 1 मिनट की हमारी वीडियो होती है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, इसको हम देखते हैं 3 सेकंड वीडियो प्ले से। एक ये मैट्रिक्स होता है जब हम वीडियो के लिए मैट्रिक्स निकालते हैं। इसमें क्या होता है, लोगों ने कम से कम 3 सेकंड देखा, ये होता है कि भाई लोगों ने एटलीस्ट 3 सेकंड तो देखा, इसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है।
एंड ये होता है हुक टेस्टिंग के लिए और अवेयरनेस कैंपेन के लिए। हुक टेस्टिंग के लिए कौन, जैसे भाई लोग हुक निकालते हैं, इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं, शुरुआत में डाल देते हैं। क्या आपको पता है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये होता है हुक, ठीक है। तो उस हुक को टेस्ट करते हैं कि लोग 3 सेकंड से ज्यादा देख रहे हैं कि नहीं, तब इसका यूज होता है 3 सेकंड वीडियो प्लेस का, मैट्रिक्स का, ओके। एंड देखो और कुछ इंपॉर्टेंस हो गया, ये भी वही है, ये भी वही सेम है इसमें। 25%, 50%, 75%, 95, 100% करके आप चेक कर सकते हो कि कौन मेरी एड को आधी देख रहा है, अगर 1 मिनट के कौन 30 सेकंड तक देख रहा है, आप वो यहाँ से पता कर सकते हो, है ना। देखो, एंड पोस्ट एंगेजमेंट वगैरह तो चलो ठीक है। लीड वगैरह तो, लीड तो मतलब सिंपल है कि भाई कितना आपका अमाउंट स्पेंड हुआ और कितनी लीड आई। जैसे देखो, ये पर लीड का कैसे निकाला जाता है, ये जब हम लीड चेक करते हैं तो ये बहुत सिंपल होता है कि भाई कितने लोगों को मतलब आपके व्हाट्सएप पे आया या फिर फॉर्म सबमिट किया। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने कितना टोटल अमाउंट स्पेंड हमने किया, मान लो 500 रुपये हमने लगाए अपनी एड में, 500 रुपये लगाए, ठीक है। और हमको यहाँ से सिर्फ 5 ही लीड आई, ठीक है, 500 रुपये लगाए और 5 ही लीड आ रही। तो ये इसका मतलब अपने को एक लीड पे कितना पड़ रहा है, 5 एकम 5, 100 रुपए। तो अपने को एक लीड का 100 रुपए देना पड़ रहा है, कि एक लीड के ऊपर 100 रुपए अपने को देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है लीड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मान लो अपन ने सिर्फ 100 रुपए लगाए, 100 रुपए में मान लो आपके पास आ गए 20 कस्टमर आ गए, 20 कस्टमर आपके पास आ गए जिन्होंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया या फिर आपका फॉर्म फिलअप किया, ठीक है। तो इसका मतलब एक एक कन्वर्जन का कितना मिला मुझे, 5 रुपए। मतलब मुझे पर लीड पर, मतलब जो भी एक पर्सन मेरे पास जो व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट किया, एक पर्सन का मुझे 5 रुपए पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, 5 रुपए। कि भाई मुझे एक इंसान को अपने व्हाट्सएप तक लाने के लिए 5 रुपए पेमेंट देना पड़ रहा है, सिंपल, है ना। ये हो गया। एंड देखो ये कौन कौन यूज करता है, कोचिंग वाले, सर्विसेज वाले, एजेंसी वाले, मैं भी यही यूज करता हूँ, मैं भी लीड लीड ही चेक करता हूँ कि क्या लीड पड़ रहा है मेरा, क्या लीड चल रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। देखो लैंडिंग पेज व्यू, जब हम हमारी वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज बनाते हैं तो उस लैंडिंग पेज का भी व्यू हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, वो सिंपल रहता है, तो कि भाई बस लैंडिंग पेज पर कितने व्यू आए और कितने लिंक क्लिक आए, तो उससे हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंडिंग पेज व्यू और लिंक क्लिक, पहले इन दोनों का समझो। लैंडिंग पेज व्यू, इसका मतलब ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है, लोगों ने इसको देखा, क्या किया, इसको लोगों ने देखा, है ना। और लिंक क्लिक मतलब जो हमारी एड है, हमारी एड पे यहाँ जो बटन था, यहाँ जो बटन था उसके ऊपर लोगों ने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो कितने लोगों ने क्लिक किया, अब क्या होता है देखो, कोई लोग जब क्लिक करते ना तो तुरंत वो वेबसाइट पे नहीं पहुंच जाते, वो बीच में उसका जो सर्वर है ना, ये सर्वर ये लोड हो रहा होता है, ये ऐसा गोल गोल घूमता है ना, आपने देखा होगा बफरिंग करता है, तो लोड हो रहा होता है। तो जब कोई इस पे क्लिक करता है तो ये कभी कभी लोग क्या करते हैं, लोड हो रहा होता है ना, तो उतने में बैकअप कर जाते, मतलब बैक कर जाते, वो मतलब उस लैंडिंग पेज तक पहुंचते ही नहीं, उसके पहले ही बैक कर देते, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं रहती उसका इतना लोडिंग का टाइम लेने के लिए, ठीक है। तो 1 सेकंड भी नहीं रुकता सामने वाला, वो फटक से बैक कर देता है। तो हम वो निकाल सकते हैं कि भाई कितना हमारा लैंडिंग पेज व्यू, क्या मतलब क्या चल रहा है उसका। तो समझो एक एग्जांपल समझो, हाँ, एक 1,000 हमको टोटल लिंक क्लिक आ गए, मतलब हमारी एड के ऊपर लोगों ने देखा और उस पर क्लिक किया, एड के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, हेड के ऊपर क्लिक किया। और मुझे कितने व्यू आए, मतलब लैंडिंग पेज पे जब मैंने उसका मैट्रिक्स देखा, लैंडिंग पेज को जब पिक्सल लगा के मैंने देखा कि भाई मेरी लैंडिंग पेज पे तो सिर्फ 500 लोग ही आए। कितने लोग आए, 500 लोग ही आए। तो अब ये कैसे निकल जाएगा रेशो, तो रेशो निकल जाएगा मेरा 1:2 का रेशो निकलेगा, 1:2 का रेशो निकलेगा, 500 × 2,000। तो इस प्रकार से मेरा रेशो निकलेगा 1:2 का। मतलब इसका मतलब एक दो लोग मेरी एड को देख, दो लोग मेरी एड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और एक इंसान मेरी एड के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब दो लोगों ने मेरी एड पे क्लिक किया और एक इंसान मेरे वेबसाइट तक पहुंचा, ठीक है। इस प्रकार से हम लैंडिंग पेज के व्यू का रेशो निकालते हैं, है ना। एंड और कुछ जरूरी, देखो परचेस का भी सिंपल होता है, परचेस अगर देखना है तो वही उसका टोटल अमाउंट स्पेंड कितना हुआ और परचेस कितना हुआ, जैसा लीड का था ना सेम है। जैसे मान लो टोटल अमाउंट स्पेंड हमारा 100 रुपये हुआ और हमारा परचेस, सॉरी सीपीपी है, परचेस निकालना है ना, तो एक्चुअल सेल बराबर अमाउंट स्पेंड परचेस। तो परचेस तो दिखाता नहीं वहां पे, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट, इस परचेस को अपन चेक कर लेते हैं। परचेस, मैंने यहाँ पे परचेस कैंपेन लगाया होगा कहीं ना कहीं,
इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे तो रिजल्ट बता रहा है, सिर्फ रिजल्ट ही बताएगा, वो उस टाइप से नहीं बताएगा कि भाई इतना परचेस हुआ है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 29 रुपए का कोई ई बुक सेल किया है, तो ये नहीं बताएगा कि 8 लोगों ने अगर किया है तो 8 लोगों का 29 रुपए से वो इंटू करके अपने को टोटल वैल्यू बताए। ठीक है, तो वैल्यू नहीं बताएगा, बस इतना ही बताएगा कि रिजल्ट क्या आया, जैसे 8 आया। ठीक है, इस प्रकार से बताएगा। तो देखो अब यहाँ पे कहा था अपन कि अमाउंट स्पेंड कितना हुआ, परचेस कितना हुआ। तो देखो यहाँ पे अमाउंट स्पेंड लिखा है 8, और सॉरी परचेस लिखा है 8, और अमाउंट स्पेंड कितना हुआ, यहाँ पे लिखा है 330 रुपए। ठीक है, तो अपना कैसे निकलेगा, परचेस कैसे निकलेगा कि कितना परचेस अपने को पड़ा। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना, 330 रुपए मेरा अमाउंट स्पेंड हुआ, एंड 8। ठीक है, 8 रुपये अपने को पर परचेस पड़ा। शायद ऐसा ही कुछ है ये। इसको आप भागित करोगे तो शायद उसका कुछ रेशो निकलेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, जैसे मैं अपन निकाल लेता हूँ पहले, 330 डिवाइड बाय 8 परचेस, 41 रुपये पर पैसा पड़ा है कि क्या है। चलो ध्यान दो, इसको तो मुझे भी क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी। ठीक है, इसको अपन स्किप करता हूँ। एंड अब देखो, थोड़ा सा फनल अंडरस्टैंडिंग करो। देखो जब सीपीएम, सीपीएम का मीन्स होता है एड दिखाने का कॉस्ट बताएगा। ठीक है, अब इसका पूरा एक एनालिसिस समझ लो। सीपीएम मतलब कि भाई एड दिखाने का मुझे इतना कॉस्ट पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि 1,000 लोगों को एड दिखाई, तो 1,000 लोगों को एड दिखाने का आपको 20 रुपया पड़ा। इस तरीके से सीटीआर का मतलब हो गया कि एड पसंद आ रही है, आप लोगों को एड पसंद आ रही है। सीटीआर अगर आपका हाई जा रहा है, हाई जा रहा है, इसका मतलब लोग आपकी एड को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, एड को पसंद कर रहे हैं। एंड सीपीसी, सीपीसी का मतलब होता है क्लिक महंगा या सस्ता, बस ये बताता है कि भाई आपका जो एक क्लिक है वो महंगा जा रहा है या सस्ता पड़ रहा है आपको। ठीक है, एलपीवी वेबसाइट परचेस रहता है, सॉरी वेबसाइट एक्सपीरियंस रहता है कि भाई वेबसाइट पे आदमी कितनी देर तक रुक रहा है, कितनी देर तक ठहर रहा है, या फिर वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो ये वो बताता है। ठीक है, एंड सीपीएल कॉस्ट पर लीड, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल के लिए होता है कि भाई कितना आपको एक लीड का कितना पड़ रहा है। जैसे मेरी सेल्स हुई तो वो सेल्स का मुझे कितना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से वो होता है। एंड और कुछ चीज छूट रही हो तो मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। यहाँ से वो सारी चीज मैंने कवर कर दी जो जो मुझे बतानी थी। और बाकी कुछ मेट्रिक्स में आने वाली क्लास में बताओगे, जब हम सेल्स कैंपेन लगाएंगे तब अपन आरओएस उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एंड इसमें देखो, इसमें हमने यहाँ से सारी चीज समझ ली। रिजल्ट है देखो, जैसे यहाँ पे 8 रिजल्ट आए। रिच, रिच मतलब जो यूनिक लोग होते हैं, जैसे 1860 लोग यूनिक थे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अब मैंने आपको बता दिया कि फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है मेरी, 1.16। इसका मतलब ये ठीक है, बेस्ट है ना। इस प्रकार से। एंड कॉस्ट पर रिजल्ट कितना चल रहा है हमारा, 41 रुपये। देखो यहाँ पे हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट यहाँ पे बढ़ गया था, 41 रुपये हो गया था। ठीक है, सीपीआर इसको कहा जाता है ना। एंड इस वीडियो की रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख लेना, ताकि आपको पूरा रिमेम्बर हो जाए, सारी चीज एक एक चीज रिमेम्बर हो जाए। ओके, एंड बजट यहाँ पे बता देता है, अमाउंट स्पेंड यहाँ पे बताता है। ओके, ये इम्प्रेशन मतलब कि भाई एक इंसान को कितनी बार आपकी एड दिखी। जैसे उसमें क्या हो रहा था, 1800 लोगों ने देखा, 2,000 इंप्रेशन पड़ गए, मतलब उसमें कुछ लोग थे जिनको अपनी एड डबल दिखी। सीपीएम देखो, यहाँ पे मेरा सीपीएम कितना गया था, ये कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशन, मेरा 152 सीपीएम पड़ा। मतलब 1,000 लोगों को मेरी एड दिखाना था, तो 1,000 लोगों को एड दिखी तो मेरे को 152 रुपये देना पड़े। 1,000 लोगों तक पहुंचने के लिए 152 रुपये मुझे देना पड़ रहा। ठीक है, एंड लिंक क्लिक की भाई 67 लिंक क्लिक आए मेरे ऊपर, जो भी मेरे वेबसाइट के ऊपर था ना वहां पे। एंड लिंक क्लिक ये होता है कॉस्ट पर लिंक क्लिक। ठीक है, कि एक लिंक क्लिक का मुझे कितना कॉस्ट पड़ा, 4 रुपये पड़ा। कितना पड़ा, 4 रुपये पड़ा। देखो सीटीआर कैसा गया मेरा, और 3.10% सीटीआर, मतलब सीटीआर मेरा अच्छा गया है। ठीक है, अगर आपका सीटीआर 1% के अगर नीचे जा रहा है ना, तो उसको चेंज कर देना, उसको चलाना मत। लेकिन सीटीआर अगर 3-4 के ऊपर जा रहा है ना, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, एंड ये ऑल क्लिक होता है, जैसा मैंने बताया था, वो कुछ भी क्लिक कर दे रहा, लाइक कमेंट शेयर कहीं भी कुछ भी क्लिक कर दे रहा अपनी एड के ऊपर, तो काउंट होता है। ठीक है, सीटीआर भी वैसे काउंट होता है। और सीपीसी ये तो सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक का ये कि एक सीपीसी क्लिक का अपने को 4 रुपये पड़ रहा है। लैंडिंग पेज व्यू मैंने अभी आपको बताया, तो ये लैंडिंग पेज व्यू मुझे पड़ रहा है 55 रुपये। ठीक है, कि भाई मेरी लैंडिंग पेज पर आने पर उसको एक मुझे 55 रुपये देना पड़ रहा है। एंड कॉस्ट पर लैंडिंग पेज, सॉरी, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज पड़ रहा है मुझे 6 रुपये। मतलब एक बंदे का मुझे 6 रुपये पड़ रहा है, जो मेरी
कहाँ पर आ रहा है, लैंडिंग पेज के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये लैंडिंग पेज व्यू है। मैंने अभी कुछ थोड़ा कुछ गलत बोल दिया था, इसको रुपए में बोल दिया था। ठीक है, तो ये व्यू है कि भाई 55 लोग मेरी लैंडिंग पेज पर आए, ये एड देखने के बाद 55 लोग मेरी एड एड अपने लैंडिंग पेज के ऊपर आए, और मुझे एक इंसान को 6 रुपए देना पड़ रहा मेरे लैंडिंग पेज पर आने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ बेसिक मैट्रिक्स है। अभी अपन ने एडवांस मैट्रिक्स अभी सीखा नहीं। जब हम कैंपेन को जब क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद जब पूरा सीख जाएंगे, उसके बाद हम एडवांस वाली मैट्रिक्स सीखेंगे। ठीक है, अभी बेसिक इसके लिए सिखाया क्योंकि कुछ जो न्यू स्टूडेंट रहते जो पहली बार ये सबको जान रहे होते, तो उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उनको यही मैट्रिक्स एडवांस वाली लगती है। ठीक है, जबकि एडवांस मैट्रिक्स नहीं है, ये तो बेसिक मैट्रिक्स है। जब हम एडवांस पढ़ेंगे ना, जब हम इसको एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, तब हम एडवांस मैट्रिक्स को भी क्लियर करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही था। आज हमने मैट्रिक्स को कंप्लीट कवर कर लिया है। तो अब चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अब आपका कोई अगर डाउट वाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ये तो ठीक है। सर ये पीपीटी सेंड कर देना, रात जाऊंगा। ठीक है शुभम, मैं सेंड कर दूंगा ये। ठीक है, ये मैं बनाता ही आपके लिए कि आपको ही सेंड करना है मुझे, इसलिए मैं एक सब बना के रखता हूँ। कैन यू प्लीज नो। हाँ गौरी, मैं सब शेयर कर दूंगा, चिंता मत करो। मैंने बताया ना, मैं बनाता ही इसलिए हूँ क्योंकि आपको देने के लिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखोगे, आपको जितना ज्यादा नोट्स मिलेगा, सब कुछ जानकारी मिलेगी, आप उतना ज्यादा एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं दिन भर यही करते रहता हूँ कि आपको कुछ नई चीज दूँ, कुछ नई चीज बनाओ। अब आप बताओ, ये जो मैंने क्लाइंट क्लोज किया यहाँ पे, ये सब मुझे इतना बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे कम से कम ये सोच के 20-25 मिनट लगे हो गए कम से कम पूरा टाइप करने में, हाथ से टाइप किया मैंने। ठीक है, अब आप बताओ मुझे क्या जरूरत थी वो सब टाइप करके लिखने की, आपको इतना बताने की? ठीक है, क्योंकि मैं तो मेटा सिखाना है, वो सब की तो जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप, अब अगर आप मेरी क्लास में आए हो, तो आप अच्छे से सीखो, एडवांस लेवल पे सीखो। ऐसा नहीं कि जो दूसरे लोगों की जो क्लास रहती है वो आए, अपना कैंपेन सिखाए, एडसेट बनाना सिखाए, एड बनाना सिखाए, खत्म। ये कोई क्लास थोड़ी होती, क्लास वो होती है कि जब आपने अगर एक बार सीख लिया ना, तो आपको किसी और का कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इस लेवल से मैं सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, सिया आपका कोई डाउट है पूछ लीजिए, अब मैं यहाँ से आपको दे देता हूँ एक्सेस अनम्यूट करने का। हाँ, ठीक है, आप एक्सेस अनम्यूट कर है। सकते हो। हाँ सिया। वॉइस आ रही है? हाँ हाँ। हाँ, मुझे ये पूछना था बेसिकली, जैसे हम लोग जब लीड्स ऐड में इंस्टेंट फॉर्म लगाते हैं, तो हम्म उसमें साइज का रहता है क्या? मतलब एड्स के जो रील्स होते हैं उसमें साइज का क्या मैटर रहता है? बिकॉज ऐसे हम देखें कि इंगेजमेंट एड्स या फिर लीड्स में ही जब व्हाट्सअप ऐड लगाए हैं, तो सेम रील वो ले ले रहा है, प्लेसमेंट में कट नहीं हो रहा है। लेकिन जब उसको इंस्टेंट फॉर्म में कर रहे हैं तो वो कट कर रहा है, साइज को ले नहीं रहा है, लाइक इंस्टाग्राम रील साइज जो होता है वही वाला साइज को। तो ये पता है आपने कहीं आपको, ये पे देखा, ये एड प्रैक्टिकली लाइब्रेरी इसको? पे देखा कि आपके मोबाइल में ऐड आ गई थी, वहां पे देखा आपने? नहीं नहीं, इसको मैं प्रैक्टिकली बहुत पहले फेस की हूँ। अच्छा। प्रैक्टिकली किए हैं एक बार फेस, तो इंगेजमेंट लाइक जो व्हाट्सअप में होते हैं ना रीडायरेक्ट लीड्स, हम्म उसमें वो बन गए सेम। वीडियोस था, सब कुछ कंटेंट सेम हम्म था, ले लिया, वो एक्सेप्ट कर लिया। बट जब इंस्टेंट फॉर्म बना करके वही सेम वीडियो को डाल रहे हैं, तो कम से कम 70 to 18 प्लेसमेंट में वो कट रहा था। तो ऑलमोस्ट ऐड तो कट ही गया, फेसबुक इंस्टा का हर प्लेसमेंट में कट गया। और जब आपने जब तो एड पे जाके क्रिएटिव जब बनाए थे, तो वहां पे सबको ओरिजिनल में सिलेक्ट किया था? हाँ हाँ, ओरिजिनली था। और मतलब उसको ऐसा था कि वो एग्जिस्टिंग पोस्ट होता है ना, यूज एग्जिस्टिंग हम्म। पोस्ट, हाँ। वो भी करके देखे हैं, फिर नॉर्मल से डाल के भी देखे हैं, हम्म डाउनलोड करके जो अपलोड करके हम लोग करते हैं वैसा भी करके देखे हैं। दोनों केस में ही वो नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ पे लिखा रहा है कि 500 पिक्सल, 500 पिक्सल का मिनिमम चाहिए, ऐसा लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, बट जब उसको हम लोग व्हाट्सएप में लगाया तो वो एग्जैक्टली लग गया। तो ये क्या इशू है एक्चुअली, मैं भी काफ़ी की हूँ, बट वो लास्ट टाइम जो मेरे साथ इशू हुआ था वो फर्स्ट टाइम ही था ऐसा। तो ऐसा कंसर्न है कि शायद मतलब हम लोग के साइड ही कुछ इशू गया होगा, मतलब क्या साइज है बेसिकली, वो एक बार समझना था। हाँ, देखो साइज का तो कभी इशू नहीं आता है। मैंने भी जैसे लीड कैंपेन के लिए भी एक वीडियो चलाई थी, तो ऐसा साइज का इशू नहीं आया था। हो सकता है कि आपके उसी वीडियो में या फिर क्योंकि कभी कभी जो वीडियो हम डाउनलोड करते हैं या फिर हमारे जो फोल्डर में जो वीडियो रहती है, उसकी उसकी एमबी ज्यादा रहती है, साइज एमबी ज्यादा रहती है, कभी कभी उससे प्रॉब्लम होती है। एंड जो हम जो इंस्टेंट फॉर्म लगाते हैं, तो उसका डायरेक्ट वो मतलब पूरा वो चेंज हो जाता है। जैसे एक होता है हमारा व्हाट्सअप,
तो उसके ऊपर वो जो मेटा को इतना काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो बटन रहता है व्हाट्सएप पे, तो उसको व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करता है। लेकिन जब हम इंस्टेंट फॉर्म वीडियो के हम्म। ऊपर लगाते हैं ना, तो उसको, उसका जो एल्गोरिदम ना, उसको सेटअप करने में थोड़ा सा वो बिगड़ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि अब ऑडियंस क्या होती है, पहले अपनी एड देखती है, वीडियो एड, फिर उस पर क्लिक करके अपने इंस्टेंट फॉर्म पे जाती है। तो कभी कभी वो उस, हो सकता है कि उस चीज में वो कर देता है वो। नहीं, वही लेकिन मुझे भी मोस्टली तो ऑब्जर्व मैंने तो हुआ, देखा है, मतलब मेरे जित इसमें नहीं हुआ कभी ऐसा। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या है कि वो साइज का तो इशू था ही, पहली बात तो वो है हम्म। ही कि वो साइज का इशू था। और सेकंड चीज जो मैं ऑब्जर्व की हूँ, जितना मुझे समझ में आया कि एक तो इंस्टेंट फॉर्म में मतलब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि हम लोग हर किसी में व्हाट्सअप वगैरह में कुछ भी साइज ले लेता है काफी बार, हम्म। अलग अलग साइज भी एक्सेप्ट करता है। बट हम्म। इंस्टेंट फॉर्म में थोड़ा इशू देता है वो, हाँ, लाइक उसका इंस्टेंट थोड़ा फॉर्म में वो थोड़ा है इश्यू इशू। देता है, क्योंकि ऑडियंस को क्लिक करने के बाद उसको इंस्टेंट फॉर्म पे रिडायरेक्ट करती है, तो इसलिए तब वो उसको करता है तो ऐसा। आप बेसिकली कौन सा साइज यूज करते हैं रील्स के लिए, जो हर मैं ऐप के उसका ऊपर जाता है? नॉर्मली साइज यूज करता हूँ भाई, इतना है कि जो उसकी साइज है ना, मतलब एमबी साइज, मैं उसको डिक्रीज कर लेता हूँ पहले। मतलब वो उसको ज्यादा, जैसे मान लीजिए कोई अगर 50-100 MB की है ना, तो मैं उसको डिक्रीज कर लेता हूँ, मतलब बहुत 70% उसको डिक्रीज करके चलाता हूँ, तो उससे मुझे इश्यू नहीं होता है। अच्छा, आप तो डिक्रीज साइज करके चलाते हो आप? नहीं, डिक्रीज नहीं करते हैं, उसको कैसे एक करना बार होता है? कोशिश करना, एक बार उसकी एमबी को डिक्रीज करके चलाना, तो शायद आपको इशू फेस ना करना पड़े। मतलब उसको कैसे करना है फिर, उसमें क्वालिटी नहीं खराब वो तो होंगे? सिंपल आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप गूगल पे लिखना कि एमबी रिड्यूस ओके ओके, ठीक है। वेबसाइट फ्री एमबी, ऐसा वो तो मिल जाता है। क्वालिटी फिर खराब नहीं होती है ना उसमें? नहीं नहीं, क्वालिटी खराब नहीं होती। मतलब एकदम बहुत ज्यादा भी मत कर देना कि जो मान लो 200 MB का था, उसको 10 MB का कर दिए, ऐसा भी नहीं। ठीक है, 200 का तो उसको 40-50 तक अपन रखेंगे, तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। वो वेबसाइट पे आप करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो सही करेगा, ज्यादा आपकी डिक्रीज नहीं करेगा इमेज को, मतलब और क्वालिटी खराब नॉर्मली नहीं जो होगी। साइज होते हैं, मतलब वही वाला साइज रहता है 9:16 का हाँ, ही? वही वही 90-60 का ही वो चलता है साइज। क्योंकि अब हम वीडियो में हर ओके। बार साइज थोड़ी चेंज कर सकते हैं, कि क्योंकि वीडियो तो एक बार शूट होता है, अब उसके अब हम साइज अगर चेंज भी करेंगे, तो एक तो अपने को खुद मैन्युअली उसको क्रॉप करना पड़ेगा, या फिर उसमें साइज चेंज, मतलब ऑप्शन ही नहीं है ना ऐसा कि कुछ करे। इमेज रही तो बात समझ हम्म। में आती है कि चलो अपन ने 3 अलग अलग इमेज बना ली, एक 1x1 की अपनी स्क्वायर साइज बना ली, एक 4x5 की अपन ने बना ली, और एक उसमें देता है वो 191 करके, उसके हमने बना ली, तो वो हम मैन्युअली कर सकते हैं। लेकिन वीडियो के लिए तो नहीं कर सकते ऐसा कुछ। हाँ, वो वीडियो का इशू था होगा वो, हम्म। मेरे को भी वही लगा, तो कहीं वीडियो नहीं, का ही उसको एक इशू बार था। ऐसा करके देखना, आप रिड्यूस करके देखना उसकी, फिर उसके बाद करके देखना, अगर इशू आया तो फिर मैं आपको उसका सही तरीका बता दूंगा, अगर हुआ तो। ओके मतलब ओके, आप मुझसे फाइन। कनेक्ट हो जाना, एंड आप मेरे सामने करके तो बताना, तो मैं चेक कर लूंगा उसको। ओके फाइन, या थैंक यू। तो वेलकम। ठीक है। गौरी, शुभम, आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर अपन क्लास को वाइंड अप कर देते। नो सर, ठीक है। ओके शुभम, ठीक है गौरी, हम मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है सिया? ऑल गुड नाइट, शुभम गुड नाइट, गौरी गुड नाइट, सिया गुड नाइट। ठीक है सिया, गुड नाइट। हम मिलते हैं अब कल की क्लास में। कल की क्लास में हम और अच्छे से कैंपेन लगाने को सीखेंगे, और जो जो जरूरी चीज छूट गई थी वो सीखेंगे। शुभम गुड मॉर्निंग अभी मत बोलो, अभी गुड नाइट बोलो, क्योंकि गुड मॉर्निंग कल सुबह होने वाला है। ओके, चलो। अच्छा, एडवांस में गुड मॉर्निंग कर दिए क्या? चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अब कल। ओके, कोई बात नहीं, शुभम होता है ना। चलिए ठीक है, मैं क्लास को फाइंड अप कर रहा हूँ। ओके, चलिए चलिए, ठीक है।